Hello students, my name is Gaurav Bansal and we are here to discuss the Indian economy section from the paper 3 of the mains 2024. So हम पेपर 3 का इंडियन इकोनॉमी सेक्शन आज डिस्कस करेंगे. So आपने पेपर दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल देने के लिए, मुझे लगता है आपने पेपर अब तक देख जरूर लिया होगा. सो इस बार जो पेपर आया है उसमें कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पर है. अच्छा पेपर है, लगभग सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को पूरा चांस मिलेगा इसमें इसका आंसर अटेम्प्ट कर पाने का, और साथ ही सभी स्टूडेंट्स इसमें अपना कुछ टैलेंट, अपनी कुछ नॉलेज जरूर दिखा पाएंगे. सो इस बार 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्शन से आए हैं, जो कि लगभग एक रेगुलर ट्रेंड है पिछले कुछ वर्षों से. 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के बीच में कृषि क्षेत्र से या एग्रीकल्चर एरिया से क्वेश्चन आता रहा है. देन एक क्वेश्चन बजट या फिस्कल पॉलिसी एरिया से, वो भी लगभग इसी प्रकार का ट्रेंड है. नाउ फॉर ए चेंज इस बार एक क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से भी आया है, और एक क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक क्वेश्चन लेबर के एरिया से, और एक क्वेश्चन को हम कह सकते हैं हाइब्रिड है. उसमें कुछ पोर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करता है और कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी रिक्वायर करता है. सो पेटेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन इस प्रकार का आया है. नाउ आप जब ये पेपर देखेंगे, और अगर आपने हमारे टेस्ट या हमारा मटेरियल पास्ट में फॉलो किया है, तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है. उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं जो न्यूज़ में है, जो ट्रेंड में है, जो किसी ना किसी कारण से डिबेट में है, चर्चा में है, उससे प्रभावित तो जरूर होती है. सीधे सीधे उस विषय पर अगर प्रश्न ना भी पूछा जाए तो उससे कुछ जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक पर भी यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है. सो इस बार के पेपर के लिए भी हम लोगों को लगता था इन्फ्लेशन पर क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है, मुद्रास्फीति के टॉपिक पर. इसी प्रकार हमें लगता था कैपिटल एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन आएगा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डायरेक्टली क्वेश्चन भले ही ना आया हो, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेचर पे क्वेश्चन आया है. तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ा होता तो जनरल पब्लिक एक्सपेंडिचर पर भी आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होता. इसी तरह हम लोग इस साल एक क्वेश्चन लेबर के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी पर भी इंक्लूड किया था. सो इस तरह हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक प्रिडिक्ट किए थे हमारी टेस्ट सीरीज में भी, हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स में, और हमारे दूसरे टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में. नाउ एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा था. क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज का, The Monetary Policy Committee has not been effective in taming inflation in India. Analyze and is it right time to make changes in inflationary management? So इसी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है कि why food inflation is high in India and why we have been not successful in controlling it. So काफी सिमिलर क्वेश्चन है. So इस तरह के और भी काफी प्रश्न हमारे प्रश्नों के काफी क्लोज हैं. इनफैक्ट आप यहां देख भी सकते हैं, हमने इस प्रकार एक डिटेल डिस्कशन भी किया था और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, और यहां पर एक उसकी छोटी सी क्लिप भी हम चलवा रहे हैं. सो आपने देखा किस तरह हमने लगभग ठीक ठाक यूपीएससी के आने वाले प्रश्नों को प्रिडिक्ट किया है. ये पूरी तरह से प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते कभी भी, किंतु अगर हम ऑनेस्टली सभी ट्रेंड्स को ठीक ठाक पकड़ लें तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर यूपीएससी के आने वाले प्रश्नों से आपका मैच भी कर जाएगा. नाउ वी लुक एट द स्पेसिफिक क्वेश्चन. अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखते हैं. लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 हियर. Now, in the question number 1, we have examine the pattern and trend of public expenditure on social services. So, one keyword is social service. इस पेपर में एक जो आपका कीवर्ड है वो है सोशल सर्विस और सामाजिक सेवाएं. दूसरा कीवर्ड है पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी है जिसके विद इन हमें इसे एनालाइज करना है, वो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. नाउ वी आल्सो हैव टू आंसर टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. सो किस हद तक ये इंक्लूसिव ग्रोथ लाने में हेल्प करता है, मतलब समावेशी समृद्धि को हमें प्राप्त करने में सहायता करता है. सो
there are basically three major keywords: public expenditure, social service and inclusive growth. And the time reference, जिस टाइम पीरियड के अंदर हमें सारी स्कीम्स पॉलिसीज को डिस्कस करना है, वो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ऑलमोस्ट सिंस 1991. सो इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में आइदर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेचर पे बात कर सकते हैं, देयर कैन ऑलवेज बी मल्टीपल टाइप ऑफ अप्रोचेस टू इंट्रोडक्शन, या हम इंट्रोडक्शन को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ अब 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी इज ए वेरी मेजर ऑब्जेक्टिव, कि अब जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव बन गया है और इसका इम्पैक्ट लगभग हमारी हर पॉलिसी में, हमारे हर अप्रोच में दिखाई देता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इससे बचा हुआ नहीं है. सो आइदर यू गो दैट वे. और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें और डिफाइन करें व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो आप उसमें बात कर सकते हैं दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर बाय अदर गवर्नमेंट बॉडीज, कि केंद्र सरकार का जो खर्च होता है वो, राज्य सरकारों का खर्च होता है वो, और बाकी जो हमारी सरकारी समितियां हैं, संस्थान हैं, एजेंसीज हैं, उन सब का भी जो खर्च है, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा. सो इस प्रकार से भी आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. बट जैसे भी आप करें, आपको पूरी तरह से उसको जस्टिफाई करना होगा. आइदर यू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, और या आप बात कर सकते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो आई वुड प्रेफर टू स्टार्ट विद नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लीनियरली ही इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करना पसंद करूंगा. नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है और किस प्रकार उसमें किस किस प्रकार की विविधता है, कितने प्रकार के डिसीजन मेकर हैं. सो फॉर एग्जांपल उसमें नाबार्ड भी इंक्लूड होता है जिसका ऑब्जेक्टिव रूरल डेवलपमेंट है. उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंक्लूड होती है जिनका ऑब्जेक्टिव अपने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है जिसके टारगेट में फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्पेस, डिफेंस, ये सब भी आ जाता है. सो देयर आर मल्टीफेरियस ऑब्जेक्टिव्स. And then you talk about that since 1991 there has been lot of changes in the public expenditure. So before 1991 there were lot of PSUs. 1991 के बाद से तो पब्लिक सेक्टर का स्थान, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था में. बट 1991 से पहले तक तो पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा होता था. सो पीएसयूज का एक्सपेंडिचर इतना होता था कि पीएसयू के एक्सपेंडिचर से ही काफी हद तक सोशल सेक्टर का खर्चा निकल जाता था या सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर हो जाता था. सो बिफोर 1991 देयर वाज लेस ऑफ ए बर्डन ऑन गवर्नमेंट बजट एंड द पीएसयू थ्रू their own expenditure could also tackle a lot of social sector objectives. But since 1991, since the role size of PSUs has gone down, तो क्योंकि PSU का साइज थोड़ा घटा है, उनका इंपॉर्टेंस कम हुआ है, उनका साइज और उनके टोटल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कम हुई है, इस वजह से अब ज्यादा भार केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर है. नाउ वी कम टू द गवर्नमेंट पार्ट. नाउ वी टॉक अबाउट कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ाया है. सो यू कैन टॉक अबाउट इन 1991 द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू स्पेंड 13% ऑन द सोशल सर्विसेज. तो 1991 में 13% सरकार का जो बजट है वो खर्च होता था सोशल सेक्टर पर, और अब खर्च होता है 26%. नाउ रिगार्डिंग डेटा, क्या हम सारे डेटा इस प्रकार याद रख सकते हैं और एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं? नहीं, ये काफी टफ होता है. सो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं छात्रों को, तो मैं अपने ट्रेंड को, अपने डेटास को बड़ा सिंप्लीफाई करता हूं और इस प्रकार उन्हें याद रखना भी इजी होता है. जैसे इसी टॉपिक को अगर मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि 1991 से अब तक वो डबल हो गया है. इसमें हमें 13 और 26 याद रखने की जरूरत फिर नहीं रह जाती. तो हम ऐसा भी इसे लिख सकते हैं कि तब से लेकर अब तक हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पे होता है वो डबल हो गया है. डबल केवल पैसों के मामले में नहीं है, डबल हुआ है प्रोपोर्शनेटली. सो आपको ये भी इसमें लिखना पड़ेगा कि तब से लेकर अब तक उसका शेयर जो बजट में है वो डबल हो गया है. ओके, अमाउंट के टर्म्स में तो वो 20 गुना से भी ज्यादा चला गया. सो अमाउंट मैटर नहीं करता है क्योंकि 1991 में हमारा बजट साइज भी बहुत कम था. सो आपको यहां पर इस प्रकार भी आप इसका इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि हमारा
जो शेयर है सोशल सर्विसेज का वो डबल हो गया. सो दैट इज रिलेटिवली ईजियर टू रिमेंबर. सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट हैज बिकम मोर देन 1.5 टाइम्स. ये लगभग 1.5 गुना या उससे भी काफी अधिक, 1.6 गुना, 1.65 गुना अगर हम कुछ और स्टेट्स की बात करें तो वहां लगभग चला गया है. सो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.5 से 2 गुना के बीच में चला गया है अलग अलग स्टेट्स में. सो इतना आप अगर इसमें लिख पाएंगे तो आप इसको जस्टिफाई कर देंगे. अगर आप इतना नहीं भी लिख पाते हैं, आप केवल केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तब भी कुछ बहुत गलत नहीं है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक डेटा ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा. नाउ you talk about this and now you have given public expenditure overall scheme कि public expenditure total कितना बढ़ा सोशल सर्विसेज में. नाउ सोशल सर्विसेज कोई एक ब्लॉक नहीं है, कोई एक सिंगल सेक्टर नहीं है. सोशल सर्विसेज में भी फिर एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इस सब की भी हमें बात करनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है एजुकेशन पे. पहले एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, जो कि थोड़ा बाद में उसे बनाया गया. और क्योंकि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया तो उसके लिए उसी प्रकार से अनेक प्रकार की पॉलिसी लाई गई. सर्व शिक्षा अभियान तरह के प्रकार से हमने अनेक पॉलिसीज यहाँ देखी. तो उन सब के कारण एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी बड़ा है. तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर हम देखेंगे सोशल सेक्टर में तो वो बड़ा है एजुकेशन का. एजुकेशन के बाद फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून. सो फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद से फूड सिक्योरिटी और फूड की डिस्ट्रीब्यूशन पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा खर्चा काफी बढ़ गया है. तो पिछले 10 वर्षों में हमने इसका डाइवर्सिफिकेशन देखा है फूड की तरफ, और इस बीच में हेल्थ पर भी ठीक ठाक खर्चा बढ़ाया गया है. तो इस प्रकार आप इसमें फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं. अगर आपको स्पेसिफिक डेटा याद नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया गया, यानी कि हमारी एजुकेशन पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर को हमने इंक्रीज किया. और उसके बाद फूड पर, जो कि पर्टिकुलरली पिछले 10 साल में ज्यादा हुआ है, और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में या हेल्थ के एरिया में. तो इतना एनालिसिस अगर आप दे पाएंगे तो वो पर्याप्त है, काफी है. अब हम सरकार के बाकी इनिशिएटिव्स की बात करेंगे हम, कि सरकार ने किस किस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए. तो इसमें कुछ स्कीम्स का नाम आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान मैंने बात की. इसी प्रकार से आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात कर सकते हैं. और रिसेंटली जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत की हम बात कर सकते हैं, और मनरेगा की बात कर सकते हैं. तो इसमें क्योंकि हमें 30 सालों की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करनी है, तो मेजर 4-5 स्कीम का नाम आप दे दीजिए. और फिर हम इसके सेकंड पार्ट पर आएंगे कि किस सीमा तक यह समवेशी समृद्धि अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा पा रही है. तो तब हमें बताना पड़ेगा कि इतना सब करने के बाद भी इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए जो हमें करना है, उसके लिए यह करना इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. द रीजन बीइंग गवर्नमेंट शेयर इन द टोटल इकोनॉमी नाउ इज वेरी लेस. The share of public sector in the economy is very less, and even if government has increased expenditure, देखिए पब्लिक सेक्टर में तो खर्चा बढ़ गया है इस सोशल सेक्टर पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस एरिया पे खर्चा नहीं बढ़ा है. तो इस कारण से हम जो भी कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो इनएडिकेट है, और सरकार इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा भी नहीं पाएगी. तो इसमें जो मेजर चेंजेस है, मेजर जो हमें रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, वो है प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में. और जब तक ये नहीं होगा, इसमें हम अपने इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दिस शुड बी द थीम दैट यू शुड बी कैचिंग अप. सो यू शुड टॉक अबाउट कि हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी है जहां हर बच्चे को, हर सिटीजन को इतनी बेसिक एजुकेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड और उसका इतना सुविधाएं प्राप्त हों, उसकी इतनी सेवाएं प्राप्त हों कि वो किसी भी प्रकार की जॉब के लिए, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो. सो वो तब तक नहीं होगा जब तक प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व नहीं होगा. प्राइवेट सेक्टर में हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, साथ में कुछ
एनजीओस भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जनरल हमारे कुछ दूसरे ट्रस्ट और हमारे कुछ सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ से भी इस एरिया में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट लार्जली इसे प्राइवेट बिजनेस सेक्टर की तरफ से होना होगा. सो हियर यू टॉक अबाउट दैट ऑल्दो वी हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सपेंडिचर, हमने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और इस क्षेत्र में हमने कुछ अचीव भी किया है. ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई अचीवमेंट नहीं है. So you talk about there have been many of the achievements. For example, we have been able to control poverty to a large extent if we are talking about absolute poverty. तो absolute poverty में हमने कंट्रोल हासिल किया है, हंगर में हमने कंट्रोल हासिल किया है, और इसी प्रकार अनेक दूसरे क्षेत्रों में. फॉर एग्जांपल हमारा लिटरेसी रेट पूरी कंट्री का बहुत तेजी से बढ़ा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, MMR, IMR ये सब कम हुए हैं. ये ट्रेंड आपको बताना होगा. इसमें डेटा अगर नहीं भी बता पाएंगे, आप जनरली बता देंगे कि ये सब इंडिकेटर्स में एक ठीक ठाक डिक्लाइन आया है, तो भी आप आंसर को कुछ हद तक जस्टिफाई कर पाएंगे. और अगर आप इनमें से एक दो पर डेटा भी दे पाते हैं तो वो बेस्ट होगा. बट वी विल नॉट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू रिमेंबर 30 ईयर्स डेटा. 30 साल का ट्रेंड थोड़ा लंबा हो जाता है और उसमें हर छोटे छोटे इंडिकेटर का ट्रेंड याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है. सो सिंस देयर इज 30-year ट्रेंड, इवन इफ यू जनरली टॉक अबाउट द नेम ऑफ इंडिकेटर, आप सिर्फ इंडिकेटर का नाम बता दें और ये बता दें कि इसमें डिक्लाइन आया है, तो भी आप अपने आंसर को ठीक हद तक जस्टिफाई कर लेंगे. सो दिस इज माय आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. The question number 2 is, what are the causes of persistence high food inflation in India? Comment on the effectiveness of monetary policy of the RBI. तो भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर भी टिप्पणी कीजिए. सो आंसर हैज टू बी वेरी क्लियर हियर. यहां पर ऐसा नहीं होगा कि हमारे कोई मल्टीपल हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. आरबीआई यहां पर हमारा एक इंडिकेटर है, हमारा कीवर्ड है. मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारा कीवर्ड है, बट इसके बारे में बात केवल सेकंड पार्ट में हो पाएगी. आपका आंसर यहां पर डेफिनेटली स्टार्ट होना चाहिए उच्च खाद्य मुद्रास्फीति. सो आपको आंसर फूड इन्फ्लेशन के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, जहां मल्टीपल ऑप्शन होती है, जहां हमारे पास चॉइस होती है, मैं वहां भी आपको हाईलाइट करूंगा कि किस किस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और कहां हमें एक बिल्कुल बधे हुए रूप में, एक बड़े सधे हुए रूप में चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ये डिसाइड करता है. ओके, तो यहां बड़ा क्लियर है क्योंकि आंसर में एक लॉजिकल फ्लो होगा. पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन, व्हाई वी हैव फेल्ड, एंड देन व्हाई आरबीआई हैज नॉट बीन एबल टू पर्टिकुलरली कंट्रोल इट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो हम फेल क्यों हुए, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी क्यों पर्टिकुलरली इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है. So this is what we have to discuss here. So let us start this question. So here you have to talk about that the food inflation has been high in India. तो पहले आप उसके जनरल ट्रेंड पर बात कीजिए. Then you will talk about that in the last 5 years, if we'll see, then for more than, let us say, 15 quarters, food inflation has been close to 10%. So एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 तिमाही होती हैं. सो 5 साल में लगभग 20 तिमाही हमारी हो गई. सो इन 20 क्वार्टर में से अगर हम पिछले 5 साल देखें तो लगभग 15 तिमाही, लगभग 15 क्वार्टर में फूड इन्फ्लेशन 10% के पास ही रहा है. 8%, 9%, 10%, 11%, ऑन एवरेज 8 to 11%. ओके, सो फूड इन्फ्लेशन हैज बीन वेरी हाई. जहां हमारा जनरल इन्फ्लेशन इस पीरियड में 5 से 7% रहा है, फूड इन्फ्लेशन हमारा 8 से 11% के बीच में ऑन एवरेज रहा है. और लगभग 15 क्वार्टर में ये 10% को या तो टच कर रहा है या ब्रीच कर रहा है. सो दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम. तो इंट्रोडक्शन में आप इसका एक ट्रेंड बताएंगे. फूड इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करने की नीड हमें यहां नहीं होनी चाहिए. देन you talk about that such a high food inflation had a very bad impact on the welfare of the people. कि food inflation जब होता है तो उसका सभी लोगों के welfare पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है. इतने से आपका introduction complete हो जाएगा. Then you come to the second part where you talk about the reasons why there has been a high food inflation in India. So there you talk about, first of all,
that in the last 5 years there has been lot of external disturbances. देखिए बाकी सब तो जो डोमेस्टिक रीजन है पुराने समय में भी थे, आज भी हैं. जो यूनिक पिछले 5 साल में हुआ है वो है लगातार डिस्टर्बेंस. So here you start with the COVID crisis. Okay, during the COVID crisis, the global supply chain was affected. Then after the COVID crisis came under somewhat control. जब COVID crisis थोड़ा कंट्रोल में आया तो क्या प्रॉब्लम आ गई? रशिया यूक्रेन की लड़ाई. और उसके बाद जब उससे हम उभर तो नहीं रहे थे, मैं कहूँगा कि हम उसके यूज टू हो रहे थे, हम उसके साथ ढल रहे थे. उसी बीच में अब एक नया युद्ध शुरू हो गया इजराइल और हमास का. सो लगातार इस प्रकार के डिस्टरबेंस के कारण इंटरनेशनल फूड प्राइसेस में एक तेजी बनी हुई है. तो फूड प्राइस लगातार ग्लोबली इस दौरान बढ़े हैं और उसका रीजन रहा है डिस्टरबेंस. सो ये एक बड़ा यूनिक कारण है पिछले 5 साल में. And then if we move ahead, then you have to talk about in general about the food supply chain in India. कि फूड के प्राइसेस 3-4 चीजों पर निर्भर करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल, कि बाहर की डिस्टर्बेंस है. जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा कि हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्या है, और उसमें पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर. कि फूड प्राइसेस 3-4 चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं. एक तो है प्रोडक्शन. तो भारत में प्रोडक्शन को लेकर प्रॉब्लम नहीं रही है. प्रॉब्लम कहां रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्टिकुलरली सप्लाई चेन में. एक तो कोल्ड स्टोरेजेस बहुत कम है. सो वी हैव शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस विच इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर. Then we have number of other infrastructural problem, for example, not just the storage but also the transportation gap. Okay, so transportation में भी काफी गैप है. और इसी तरह not only cold storage, जनरल स्टोरेज में भी हमारे यहाँ काफी गैप है. सो फूड इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीजन फूड की वेस्टेज भी है, जो कि अच्छी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण होती है. सो यू टॉक अबाउट दैट. So second point is storage and other infrastructure. Then you talk about the increase in the MSP. So if you look at the past 5-6 years or 10 years, there has been increase in MSP of lot of crops. So किसानों को सपोर्ट करने के लिए लगातार सरकार ने बार बार कुछ फसलों के MSP को ठीक ठाक बढ़ाया है. So मिलेट्स को हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और इस साल मिलेट्स पर एक क्वेश्चन भी आया है. So मिलेट्स को सपोर्ट करने के लिए मिलेट्स का एमएसपी बढ़ाया गया. अब जब मिलेट्स का एमएसपी बढ़ाएंगे, किसानों को सपोर्ट करेंगे, तो फूड का प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. सो जब फूड का प्राइस बढ़ता है तो उसका एक लाभ किसानों को भी जाता है. और पर्टिकुलरली इस बीच में हमने दालों के एमएसपी को और तेल के एमएसपी को, जैसे मान लीजिए सरसों का एमएसपी काफी बढ़ाया गया, तो उससे सरसों के तेल की कीमत में काफी वृद्धि ऑटोमेटिकली हो गई. जैसे हरियाणा में सरसों का तेल, सरसों पहले 4500 रुपए क्विंटल बिकती थी, अब सरसों 6500 रुपए क्विंटल एमएसपी किया गया. तो 2000 रुपए एमएसपी इसमें बढ़ा दिया गया. उसके कारण इमीडिएटली साथ की साथ जो सरसों का तेल है उसकी कीमत में भी 25 से 30% का इंक्रीज हुआ. तो ऑटोमेटिकली जब हम इस प्रकार से एमएसपी बढ़ाएंगे, किसानों को लाभ देने की कोशिश करेंगे, तो फूड का प्राइस भी कुछ हद तक बढ़ेगा. तो एक हद तक कारण ये भी रहा है कि हमने कुछ फसलों को प्रमोट करने के लिए जो एमएसपी में इंक्रीज किया उसने भी फूड प्राइस को बढ़ाया. नेक्स्ट एक रीजन रहा है कि इस बीच में फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़े हैं, डीजल के प्राइस बढ़े हैं. ये सब भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा ज्यादा रहा है. फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन रशिया यूक्रेन वॉर है. जिस डॉनबास एरिया में लड़ाई हो रही है वो एरिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाला एरिया था. सो फर्टिलाइजर की सप्लाई में काफी कमी आई है इंटरनेशनल मार्केट में और फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़े हैं. और इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ भार सब पर पड़ा है, आप पर, हम पर, किसानों पर, सरकार पर. तो नेचुरली फूड का प्राइस भी बढ़ेगा. और इसी प्रकार डीजल के प्राइस बढ़ने से भी किसानों का खर्च बढ़ा है, तो अंत में वो उपभोक्ता तक, कस्टमर तक भी जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई फूड प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. नाउ सिंस दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, आपको याद रखना है 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. मैं तो जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू अंडरलाइन कॉजेस. इतना आप एग्जाम में नहीं लिख सकते. ओके, सो योर explanations should be very short bullet points. Then you come to the next part.
In the second part, you have to talk about RBI and monetary policy. So you should start ideally with the objective of inflation control. कि RBI का एक टारगेट है जिसके अंडर RBI को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है. So with the monetary policy, RBI has inflation targeting, which is 4 ± 2. मतलब 2 से 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. नाउ फूड इन्फ्लेशन भी इसी रेंज में रहना चाहिए, बट आरबीआई इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा और साथ में अपने आंसर में भी लिखना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कितनी सक्सेसफुल है. तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की एक लिमिटेशन है. मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट उस इन्फ्लेशन को जो डिमांड बढ़ने की वजह से होती है, या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें डिमांड को घटाना पड़ेगा. सो मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने से प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा सिस्टम ही डिमांड कंट्रोल करने पर आधारित है. और जैसा कि हमने डिस्कस किया, फूड इन्फ्लेशन के ज्यादातर रीजन सप्लाई की साइड से हैं. अब क्योंकि प्रॉब्लम सप्लाई साइड की है तो उसका सॉल्यूशन डिमांड साइड नहीं हो सकता. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन इन द सेकंड पार्ट कि आरबीआई को हमने टारगेट तो दिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का. अब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट दिया है, सिंस इट हैज बीन गिवन द इन्फ्लेशन कंट्रोल टारगेट, तो उसमें फूड इन्फ्लेशन भी आता है. बट इंडिया में फूड इन्फ्लेशन का नेचर क्योंकि सप्लाई साइड है, तो इसमें आरबीआई कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता. सो मॉनेटरी पॉलिसी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाने में बहुत सक्सेसफुल नहीं है, और ना ही वो शायद हो सकती है. तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी. इसमें मॉनेटरी पॉलिसी फेल नहीं हुई है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी असल में ये काम करने के लिए बनी ही नहीं है. जब भी प्रॉब्लम सप्लाई साइड की होगी, उसका सॉल्यूशन भी सप्लाई साइड से होगा. तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा एंड में कि अगर हम फूड इन्फ्लेशन को फ्यूचर में कंट्रोल करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन इन फ्यूचर, द सॉल्यूशन, द थर्स्ट मस्ट बी ऑन द सप्लाई साइड. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, मतलब हमारे मार्केट्स को इंप्रूव करें, और किसानों को डायरेक्टली बाजार से जोड़ें. ओके, जैसे इंटरमीडियरीज का रोल कम हो, और अपनी खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दें कि ज्यादातर चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में करें, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्राइस चेंज हो हम पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े. सो इसके लिए हमें खासकर तिलहनों के प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा. हमें ऐसे फसलों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे ऑयल प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, मस्टर्ड. सो इन्हें तिलहन कहा जाता है. सो तिलहनों के प्रोडक्शन पर हमें, उनके उत्पादन पर ध्यान देना होगा. सो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं. Now let us look at the question number 3. What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? So देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए. सो प्रश्न बड़ा छोटा सा है, क्वेश्चन बड़ा सीधा और छोटा है कि लैंड रिफॉर्म्स कुछ ही एरिया में क्यों सक्सेसफुल हुए, और सक्सेसफुल हुए तो उसका रीजन क्या है. सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सीधा सीधा क्या हमें ये स्टार्ट करना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स कुछ एरिया में सक्सेसफुल हुए तो क्यों हुए? नहीं, आपको इंट्रोडक्शन में एक जनरल लाइन लैंड रिफॉर्म्स के नेचर पर लिखना चाहिए. सो पहले हमें लिखना है दैट लैंड रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1950s एंड दे कंटिन्यूड इन 1960s एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन 1970s और इवन 80s. कि लैंड रिफॉर्म स्टार्ट तो हुए थे 1950s में, और उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन हुआ वो 1960s में हुआ. 70s और 80s में थोड़ा बहुत लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया गया, बट ज्यादा जो लैंड रिफॉर्म्स का फोकस पीरियड है वो 50s और 60s है. सो इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है. तब उसमें आपको यह भी लिखना है कि लैंड रिफॉर्म्स वर ए मिक्स बैग ऑफ सक्सेस. लैंड रिफॉर्म में कुछ लैंड रिफॉर्म तो काफी सक्सेसफुल रहे, कुछ लैंड रिफॉर्म्स
थोड़ा सक्सेसफुल रहे और कुछ लगभग कंप्लीट फेलियर रहे। सो आपको लैंड रिफॉर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट दैट लैंड रिफॉर्म्स वर मिक्स बैग ऑफ सक्सेस, सम वर क्वाइट सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल लैंड कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन हमने बेहतर रूप से किया, और कुछ लैंड रिफॉर्म्स पार्शियली सक्सेसफुल हुए, जैसे अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो हमने जमींदारी प्रथा को खत्म किया, वहां पे हम कुछ हद तक तो सक्सेसफुल रहे बट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और साथ ही हमें इसमें लैंड सीलिंग एक्ट पर भी बात करनी है कि लैंड सीलिंग एक्ट पर भी हमने यही देखा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ एरियाज में सक्सेसफुल रहा, कुछ एरियाज में सक्सेसफुल नहीं रहा। बट कुछ रिफॉर्म्स ऐसे भी थे जहां शायद कोई सक्सेस हमें नहीं मिल पाई। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टॉक अबाउट एंड गिव अ ब्रीफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कलेक्टिव फार्मिंग भी ट्राई किया गया और उसमें कोई सक्सेस हमें नहीं मिली। नाउ अब आपको इन्हें एक्सप्लेन नहीं करना, इतने पे आप इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। योर इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, यू हैव एक्सप्लेन्ड द ओवरव्यू, what were the land reforms, what was the time period, what was the achievement with them. So इतना आपने जब एक्सप्लेन कर दिया तब आप आंसर देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। नाउ यू टॉक अबाउट दैट इन सम एरियाज, फॉर एग्जांपल बंगाल, फॉर एग्जांपल केरला, फॉर एग्जांपल इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, land reforms were more successful, and in some of the other parts land reforms were not successful at all. So now you have to talk about that in these areas why land reforms were successful, कि ये जो areas थे बंगाल, केरल या महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ एरियाज, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो पाए। सो हियर यू हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल विल, कि लैंड रिफॉर्म्स को लागू करना इतना आसान नहीं था। लैंड रिफॉर्म्स जब हमने किए, भूमि सुधार किया, तो उससे कुछ लोगों को डायरेक्टली कुछ नुकसान होने वाला था और ये लोग भूमि सुधारों के विरुद्ध थे। सो ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट द लैंड रिफॉर्म्स, एंड नाउ द कोइंसिडेंस वाज और द सिस्टम वाज दैट कि जो लैंड ओनिंग एलिट्स थे, द पीपल हु कंट्रोल द लैंड वर आल्सो the people who had very strong position in politics, administration, police, judiciary, कि सरकार के लगभग सभी हिस्सों में वो लोग प्रभावशाली भी थे। जो हमारी लैंड होल्डिंग जेंट्री थी, जो वो एलिट्स थे, वही पुलिस में भी बहुत प्रभावशाली पदों पर थे, वही लोग सरकार में भी थे, वही उनमें से काफ़ी लोग जुडिशरी में भी थे। तो इसके कारण भी एक पॉलिटिकल विल का गैप था और सरकार ने या सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अनमाने ढंग से किया। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमारे कम सक्सेसफुल रहे। ओके, नाउ व्हेन देयर वाज पॉलिटिकल विल, बट जब पॉलिटिकल विल के साथ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए तो वो सक्सेसफुल रहे। सो हियर यू हैव टू टॉक अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स वर द मेजर objective and agenda of the left parties, for example, and wherever left parties came in power, they implemented these ruthlessly. कि लेफ्ट की पार्टीज जहां जहां पावर में आई, बंगाल, केरल, वहां वहां उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा इलेक्शन एजेंडा भी था। सो here you expose and explain the political side of the things, कि पॉलिटिकल विल नहीं था और जहां पॉलिटिकल विल था वहां इंप्लीमेंट भी हो गया। ठीक, नाउ in addition you have to talk about the datas and records, कि लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ डेटा रिकॉर्ड भी तो हमें चाहिए कि कितनी भूमि किसके पास है, किसके पास क्या क्या टाइटल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। तो जमींदारी प्रथा के जो एरिया थे ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आसाम एंड अदर एरियाज, ये सब एरियाज में क्योंकि जमींदारी प्रथा बड़ी स्ट्रांग थी और बड़े लंबे समय से चल रही थी, तो लैंड रिकॉर्ड्स बड़ी पुअर स्थिति में थे। जमींदारी प्रथा से पहले वो लैंड किसको बिलोंग करता था, अगर जमींदार से लैंड ले भी लिया जाएगा, हम जमींदारी प्रथा खत्म भी कर देंगे तो वापस वो लैंड किसे दिया जाएगा, ये उतना क्लियर इन एरियाज में नहीं था। इसके विरुद्ध इंडिया के बाकी एरियाज में जहाँ महलवारी सिस्टम था या रैयतवारी सिस्टम था, वहाँ लैंड रिकॉर्ड्स काफ़ी हद तक हमारे पास थे। तो उन लैंड रिकॉर्ड्स की मदद से हम जमीन उन लोगों को वापस दे सकते थे जिनके पूर्वजों से वो जमीन कभी ली गई थी। सो ये
एक बड़ा डिफरेंस भी था। और महलवारी सिस्टम में तो एक्चुअली ज़मीन लोगों से ली भी नहीं गई थी। सो अलग अलग एरियाज में, क्योंकि अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया था, उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग हमारा रहा। सो ईस्टर्न इंडिया में इनिशियली लैंड रिफॉर्म्स कम सक्सेसफुल रहे। ईस्टर्न इंडिया इंक्लूड्स एंटायर नॉर्थ ईस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड बिहार एंड झारखंड एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इतने बड़े एरिया में लैंड रिफॉर्म्स कम सक्सेसफुल रहे। बाद में वेस्ट बंगाल में कुछ हद तक लैंड कंसोलिडेशन तो सक्सेसफुल रहा, बट अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज वहां पर भी लिमिटेड सक्सेस ही था। सो दीज आर सम ऑफ द की रीजंस। ओके, और दूसरा एक रीजन कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो जुडिशरी और जो हमारी पुलिस थी, एक तो वो खुद जमींदारी बैकग्राउंड से आते थे काफी हद तक। दूसरा, अगर वो इंप्लीमेंट करना भी चाहते थे तो उतना सपोर्टिंग सिस्टम उनके पास उस समय नहीं था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इंडिया में उस समय एक फंडामेंटल राइट भी होता था, और इसी प्रकार कुछ इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आए। और काफी बार इस प्रकार के जब अटेम्प्ट्स किए गए तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस इंडिया में लंबा है तो वो लंबे समय तक लटके भी रहे। इसी प्रकार जब लैंड रिफॉर्म्स में सोशल मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो गए तो लैंड रिफॉर्म्स काफी सक्सेसफुल रहे। तो यहां आप बात कर सकते हैं भूदान मूवमेंट की। सो भूदान मूवमेंट की वजह से गुजरात में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, राजस्थान के कुछ एरियाज में जहां भूदान मूवमेंट इंपैक्टफुल था वहां भी लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए। तो भूदान मूवमेंट का बड़ा इंपैक्ट रहा। इसी प्रकार मुक्ति संघर्ष मूवमेंट का बड़ा इंपैक्ट रहा। तो इस प्रकार के कुछ मूवमेंट्स अपने आप में काफी इंपैक्टफुल भी रहे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। सो आपको पहले बताना है कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कब इंप्लीमेंट किए गए, तब आपको बताना है लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या करने की कोशिश की। यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स और उसके साथ हमारा रिजल्ट क्या रहा। कुछ लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल रहे, कुछ लैंड रिफॉर्म्स कुछ एरियाज में सक्सेसफुल हुए, कुछ में नहीं हो पाए, कुछ लैंड रिफॉर्म्स हमारे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ये आपका लगभग 30% आंसर कवर करेगा। देन यू टॉक अबाउट कि पॉलिटिकल विल नहीं था, क्यों नहीं था उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन यू गो इनटू कि जब पॉलिटिकल विल आया तो कैसे सक्सेसफुल हो गए। देन यू टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर इश्यूज, ओके, एंड देन इवेंचुअली टॉक अबाउट सम ऑफ द सोशल मूवमेंट्स। सो ऐसे आप अपना आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्योंकि ये 10 ही नंबर का क्वेश्चन है, इतने पॉइंट्स अगर आप इसमें लिखेंगे लगभग आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट इन 21st century land reforms have had negligible pace and these are almost out of government agenda, although land records have become more important। कि 21वीं शताब्दी में अब ये गवर्नमेंट के एजेंडा पर भी नहीं है, और आज के समय पे अगर बात भी होती तो लैंड रिकॉर्ड्स की ज़्यादा की जाती है और उसके डिजिटाइजेशन की जाती है। दैट वुड बी इनफ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the role of millets in ensuring health and nutritional security in India। भारत में स्वास्थ्य व पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। इस क्वेश्चन को हम 2019 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। पिछले 5-6 साल से मिलेट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कि लगभग स्टूडेंट्स की क्लास नोट्स में भी इस पर कम से कम 3-4 पेज के नोट्स हम हर साल करा रहे हैं। और हमने अपने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन को पूछा मिलेट से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स में हमने इसे लगातार कवर किया, और लगभग 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने इस बारे में दिए थे। सो मिलेट्स पर क्वेश्चन आना सरप्राइजिंग नहीं है, और मुझे लगता है हमारे हर स्टूडेंट को मिलेट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बारे में जानकारी भी होगी, और इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कोई चैलेंज या प्रॉब्लम एज सच नहीं फेस हो रहा होगा। बट लेट अस लुक एट द आइडियल अप्रोच, इसको कैसे अप्रोच हमें करना चाहिए। इन द इंट्रोडक्शन यू टॉक अबाउट मिलेट्स, what are millets, what is their role, why are they important, very briefly you talk about that. So millets are now considered a superfood in the 21st century. Oats, in past, oats, chia seeds, green tea have also gone through similar revolution. So
मिलेट्स को अब एक सुपर फूड की तरह जाना जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत समय पहले ऐसा ही ओट्स के साथ हुआ था, और ओट्स जो कि पहले कोई नहीं खाता था, पशु आहार था, वो हमारी डाइट में एक इंपॉर्टेंट सीरियल बन गया। उसी प्रकार ग्रीन टी, उसी प्रकार समय समय पर कुछ अनेक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और लोगों की डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। वही रेवोल्यूशन आज मिलेट्स के साथ हो रहा है, और इसे हम अपने चारों तरफ डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे, आप टीवी पर जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो बिस्किट अब मल्टीग्रेन आने लगा है, ब्रेड मल्टीग्रेन आने लगी है। इनफैक्ट विराट कोहली जिस एडवर्टीजमेंट में एक भुजिया या नमकीन का ऐड करता है वो भी मल्टीग्रेन है। सो मल्टीग्रेन आज एक फैशन है, और ये कोई बुरा फैशन नहीं है, क्योंकि मल्टीग्रेन हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। जब हम मल्टीग्रेन की बात करते हैं तो बेसिकली हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, कि गेहूं के आटे को साथ में हमें मिलेट्स अर्थात रागी, ज्वार, बाजरा इत्यादि को भी मिला लेना चाहिए। सो केवल एक अनाज का आटा ना खाकर हमें कई प्रकार के अनाज मिलाकर उनका आटा बनाना चाहिए, अर्थात मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन, दैट मिलेट्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, and most important millets are, for example, the ragi, jowar, bajra, sorghum, etc. And recognizing their health importance and environmental suitability, Government of India announced 2019 to be the National Year of Millets. And because of the efforts of India, it has also been declared by UN in 2023 as International Year of Millets. So ये बड़ा important है, 2023 में UN ने भी International Year of Millets सेलिब्रेट किया है, जिससे मिलेट्स के बारे में पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैले। तो इतने इंट्रोडक्शन में आपने मिलेट्स का पूरा बैकग्राउंड यहाँ रख दिया है। अब आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो इन द नेक्स्ट पार्ट यू टॉक अबाउट देयर हेल्थ बेनिफिट्स। सो ओवर देयर वी टॉक अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एज वेल। सो मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स बताने से पहले हमें भारत के हेल्थ चैलेंज पर भी इसमें बात करनी चाहिए। सो इन दिस सेकेंड पार्ट यू शुड आइडियली स्टार्ट विद हेल्थ चैलेंजेस इन इंडिया, दैट इंडिया अचीव्ड फूड सिक्योरिटी। ओके, फूड सिक्योरिटी भारत ने हासिल कर ली, और हंगर जो भुखमरी है भारत में अब एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सरकार खुद काफी सस्ता चावल और गेहूं खुद प्रोवाइड करती है। तो इसके कारण भूखा मरने की नौबत तो अधिकतम लोगों की नहीं है, बट हंगर पर ध्यान देते हुए हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया। Now, hunger is no longer a problem. Everyone is able to focus on calories. So, कैलोरी भी लोगों को मिल जा रही है. So, in total, they are able to have food. But is it nutritious? जो भोजन लोगों को मिल रहा है, क्या वो पोषक भी है? That is the question. तो इसमें पोषण पर आपको बात करनी है कि भारत में डाइट में ज्यादातर गेहूं और चावल खाया जाता है, व्हीट एंड राइस. व्हीट और राइस कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेस हैं. Now carbohydrate itself can be very simple carbohydrate and it can be a complex carbohydrate. Wheat और राइस, जिसमें पर्टिकुलरली राइस सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रोवाइड करता है. सो व्हीट और राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट ही मैक्सिमम मिलता है. व्हीट में कुछ प्रोटीन भी होता है और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए व्हीट राइस के मुकाबले न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सुपीरियर है. Now, despite this, wheat and rice both have very high glycemic index, GI. Glycemic index. What is glycemic index? You have to talk about that. Glycemic index shows how quickly the food is absorbed and converted into energy in the body. कि कितना जल्दी जो हमने खाया वो हमें एनर्जी देता है और कितना जल्दी वो पच जाता है. सो राइस हैज ए वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वेरी क्लोज टू शुगर. ओके, सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है ग्लूकोज का. देन वी हैव शुगर्स, शुगर का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है. देन वी हैव राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर
foods that we eat. So rice is also very high. So rice का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, मतलब कि राइस हमें इमीडिएट एनर्जी देता है. व्हीट का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है. सो व्हीट का राइस से थोड़ा बेहतर जरूर है, बट व्हीट इटसेल्फ इज नॉट ए वेरी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. सो व्हेन वी ईट व्हीट एंड राइस, largely we get carbohydrate and we have lack of protein, fats etc. सो हमारी डाइट क्योंकि ज़्यादातर राइस और व्हीट पर आधारित है, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और फैट और प्रोटीन की कमी है. और क्योंकि भारत में ऑलरेडी दालों की शॉर्टेज है, ओके, और ऑयल की शॉर्टेज है, खाने के तेल की भी कमी है, इस वजह से हमारी डाइट में फैट और प्रोटीन दोनों ही कम रह जाते हैं. प्रोटीन क्योंकि भारत में एक बड़ी जनसंख्या वेजिटेरियन है, तो उनकी प्रोटीन का मेजर सोर्स दालें ही हैं या सोयाबीन है, और फैट का सोर्स या तो दूध है, कुछ और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर तेल है. अब क्योंकि भारत में मिल्क प्रोडक्शन भी जरूरत से कम है और तेलों का प्रोडक्शन भी जरूरत से कम है, तो इस कारण से भारत में फैट भी हमारी डाइट में कम रह जाता है. तो ऐसे में जब हम मिलेट्स खाना शुरू करते हैं, जब हम अपने आटे में व्हीट के साथ साथ मिलेट्स को मिला लेते हैं, व्हेन वी इंक्लूड मिलेट्स इन द डाइट, देन वी गेट मोर प्रोटीन इन आवर सिस्टम. ऑल्सो वी गेट मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइट में मिलते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है. सो दैट इज व्हाट इंप्रूव्स आवर हेल्थ. सो ये डायबिटीज से लड़ने में हेल्प करता है. इनफैक्ट भारत में डायबिटीज का रेट बहुत ज़्यादा हाई होने का कारण, मधुमेह या जिसे भारत में आमतौर पर शुगर की बीमारी कहा जाता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा अधिक होने का कारण भी एक बहुत हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, क्योंकि हमारी डाइट में ज़्यादातर व्हीट और राइस है, और क्योंकि ऐसा भोजन हमें डायबिटीज की बीमारी के करीब ले जाता है, इस वजह से डायबिटीज होने की चांसेस भारत में ज़्यादा है. सो इनफैक्ट अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, मधुमेह है, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर मधुमेह के पेशेंट्स को चावल खाने के लिए मना करते हैं. उसका कारण भी यही है कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है. हमें ऐसा कोई भोजन जिससे हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है और जो प्योर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है उसे नहीं खाना चाहिए, या कम मात्रा में खाना चाहिए. सो इसीलिए डॉक्टर ऐसी सलाह भी देते हैं. सो अगर हम अपनी डाइट शुरुआत से ही व्हीट और राइस पर पूरी तरह आधारित ना कर उसमें बाकी सोर्सेज भी इंक्लूड करें, तो हमारी डाइट डाइवर्सिफाई होगी और उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे, प्रोटीन ऐड होगा, और ये हमारे लिए बेटर होगा. सो दीज आर सम ऑफ द key benefits from millets. So they are rich in nutrients, they are high in protein, they have low glycemic index which is good for all type of people. Now इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. So they have antioxidants and they also have lot of other micronutrients and vitamins. So उनके vitamins भी ज़्यादा होते हैं. So that is where millets can ensure health and nutritional security. So food security तो wheat और राइस ने दे दी, बट अगर फूड सिक्योरिटी से एक स्टेप आगे जाके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे जाना है, तो मिलेट्स उसमें काफी हेल्पफुल हो सकते हैं. दिस इज वेयर यू कंक्लूड दैट वी डिड अचीव द फूड सिक्योरिटी, बट if we want to move more and more towards nutritional security and we want to improve our social indicators, okay, then millets are the key. Millets are future. So that is how you can attempt this question. I hope this is helping you. In this, you can also, by the way, add a few steps, other steps taken by government. For example, the scheme by Karnataka, under which they are pushing the millets by supporting the farmers. For example, Ratha Shri scheme. Similarly, we had Poshan Abhiyan. Okay, similarly, there are other initiatives to promote millets. So all of this you can also include towards the end in the conclusion. So आपको कुछ सरकारी स्कीम्स के बारे में भी बात करनी है. So this is our answer to question number 4. Now let us look at question number 5. So जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? So in this question we have to talk about IPR, means specifically patents regarding the life materials. Okay,
देखिए आईपीआर बहुत तरह के होते हैं, देर आर लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देर आर कॉपीराइट्स, बट कॉपीराइट्स क्रिएटिव काम के लिए मिलते हैं। जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ मटेरियल्स, दीज आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स। ओके, सो ये पेटेंट्स के केस में ज्यादा रेलिवेंट होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ मटेरियल्स। एंड ऑल्सो ट्रेडमार्क्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क रेलिवेंट हो सकता है बट जनरली पेटेंट की ही बात यहां होगी। और क्योंकि क्वेश्चन अपने सेकंड पार्ट में क्लियरली आपको बताता है पेटेंट की ही बात हो रही है, तो आपको इसमें कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। Although India is second in the world in filing patents, still only a few have been commercialized. Examine the reasons behind this less commercialization. So, भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में तो वर्ल्ड में सेकंड है, मतलब भारत सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाले देशों में से है, लेकिन इनका कमर्शियल यूज भारत में नहीं हो पाता। इनमें से कुछ ही का व्यवसायीकरण किया गया है, तो इसके कारण हमें स्पष्ट करने हैं। सो हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग इट। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपको बात करनी होगी कि लाइफ साइंस पेटेंट्स क्या होते हैं, लाइफ साइंस एरिया में किस प्रकार के पेटेंट्स दिए जाते हैं। ओके, सो योर फर्स्ट पार्ट शुड बी आईपीआर। सो ब्रीफली टॉक अबाउट आईपीआर। एक लाइन आप जनरल लिखे आईपीआर के बारे में, दैट आईपीआर आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कई तरह के होते हैं, विच इंक्लूड्स पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एक्सेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों होते हैं। ओके, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, वेयर पेटेंट्स आर गिवन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एक्सेट्रा। The copyrights are awarded for creative works such as to the authors for writing books, to the musicians for designing music, etc. And trademarks are given to businesses, okay, for their brands, etc. Now, इतना ब्रीफ लिखने के बाद आपको बात करनी पड़ेगी कि पेटेंट्स पर्टिकुलरली लाइफ मटेरियल के रिगार्डिंग इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं। द पेटेंट्स आर इंक्रीजिंगली कमिंग फ्रॉम लाइफ मटेरियल्स रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन एंड इनोवेशन इन लाइफ मटेरियल। नाउ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स हियर, दैट फॉर एग्जांपल देयर कैन बी ए पेटेंट रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट इन द mRNA मेडिसिन्स, कि mRNA कुछ मेडिसिन्स हैं, और इसी प्रकार आप इसमें बात कर सकते हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस की, माइक्रोबायोलॉजी की। सो माइक्रोबायोलॉजी, mRNA मेडिसिन्स और साथ में बायोटेक्नोलॉजी, इस सब एरियाज में काफी रिसर्च अब हो रही है। फॉर एग्जांपल लेट अस से वी आइडेंटिफाई ए न्यू एंजाइम, ओके, एंड दैट एंजाइम कैन हेल्प अस डीकंपोजिंग सर्टेन प्लास्टिक्स। सो वो भी क्या होगा, लाइफ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स। सो दीज आर नॉट जस्ट अबाउट फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन, ये मेडिसिन क्षेत्र से केवल जुड़े नहीं है, these are related to number of other industrial commercial applications also. So प्लास्टिक का जो कचरा है या जो प्लास्टिक से होने वाला पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, और प्लास्टिक नेचर में अपने आप डीकम्पोज होता नहीं है। सो प्लास्टिक के डीकम्पोजिशन में हमें हमेशा नए नए आइडियाज़ की, नए नए इन्वेंशंस की ज़रूरत रहती है, ताकि अलग अलग तरह के प्लास्टिक को कैसे डीकम्पोज करना है ये हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसमें हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स विच आर बीइंग डिस्कवर्ड विच कैन हेल्प अस इन डीकम्पोजिंग प्लास्टिक अर्ली, कि कुछ ऐसे नए बायो एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं या ऐसे कुछ फंगस हैं, वायरस हैं जो प्लास्टिक्स को जल्दी डीकम्पोज करते हैं। ओके, सो वी कैन यूज देम। ओके, so that can be an example. Similarly, for example, your supplements, for example, let us say traditionally the iron supplements which were given to people, their absorption was poor, okay, and they would get out from body through sweat, through defecation, through urination, etc. कि जो मल्टीविटामिन पहले दिए जाते थे वो बॉडी में से ज़्यादातर बाहर निकल जाते थे वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, चाहे वो यूरिन हो, फीसिस हो या स्वेट हो। बट अब क्योंकि इस एरिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमने अपने विटामिन्स को देने के लिए, मिनरल्स को देने के लिए कुछ ऐसे नए एंजाइम्स डिस्कवर किए हैं जो बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस से चिलेटेड आयरन इज नाउ बीइंग गिवन। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग ए general example. Okay, this is not necessarily a life science patent, but in general you can see very similar applications in number of areas. So नए नए कुछ enzymes या कुछ नए नए ऐसे inventions किए जा रहे हैं जिसके थ्रू आपके existing जो
फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, उनको फोर्टिफाई किया जा सके, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सके. सो ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज व्हाट यू एक्सप्लेन फर्दर. ओके, यू गिव सम एग्जांपल्स लाइक दैट एंड देन यू मूव अहेड दैट इंडिया. Then you talk about the present world scenario, so that we have discussed कि अभी इनका जो चलन है वो बढ़ रहा है. There is increasing application and importance. Then you talk about India is second in the world in filing patents. So of course this is a fact. So you do not really have to explain a lot. So you talk about that India is definitely the one of the top countries in filing patents and also the second most in regarding the life sciences. However, we have not been able to utilize those patents for commercial success. Okay, we have not been able to commercialize them much. And now you have to talk about why Indian patents have not been commercialized that much. So over there you talk about number of issues. So there are two very important aspects that must be covered in this answer. इस आंसर में दो बात जरूर हमें करनी है. First of all, when we talk about such patents, then most of such patents in India are coming from the government research programs. Maximum scientists are either working directly under different government agencies, under universities, under research programs, scholarships, and very few patents are actually filed by private sector. So India में ज़्यादातर patents government agencies के through या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले साइंटिस्ट के थ्रू फाइल किए जाते हैं, या इन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सेंटर्स में काम करने वाले साइंटिस्ट प्रोफेसर्स के द्वारा किए जाते हैं, या फिर कुछ अन्य इसी प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं. नाउ ये सब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पेटेंट करना, यहाँ पे रिसर्च करना करियर ऑब्जेक्टिव है, एक कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो दीज आर डन मोर फ्रॉम द करियर एनहांसमेंट बाय द साइंटिस्ट. हमारे यहाँ साइंटिस्ट क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सीवी को एनहांस करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए पेटेंट फाइल ज़्यादा करते हैं कि देखिए हमने 5 पेटेंट फाइल किए, मैं 5 पेटेंट्स का होल्डर हूँ, मैंने इतना इतना रिसर्च किया, मेरा इतना जर्नल में इतना आर्टिकल पब्लिश हुआ. सो दीज आर मोर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया बिकॉज आवर रिसर्च इज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर. इसके उलट दूसरे देशों में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल, सैमसंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर ऑन द रिसर्च इन साउथ कोरिया. सिमिलरली सोनी, पैनासोनिक, Honda, Toyota, these are some of the top spender on research in Japan. And similarly, there are other companies in Europe, USA, etc. So private sector ज़्यादातर रिसर्च दूसरे देशों में करता है, और उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जब हमने ये रिसर्च किया, हमने कुछ इन्वेंट किया और उसका पेटेंट फाइल किया, तो एक समय पर जाकर उसे मोनेटाइज भी करना है, और साथ ही हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी इस प्रकार के एरिया में प्रोग्रेस करने से रोकना है. अगर आपने एक एरिया में रिसर्च करके पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, तो उस एरिया में होने वाली फर्दर रिसर्च में अपने कॉम्पिटिटर से आप एज ले लेते हैं. सो या तो डायरेक्ट कमर्शियलाइजेशन हो, या उससे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आपको हेल्प मिलता हो. यही जनरली उनका ऑब्जेक्टिव रहता है. सो इन वेस्ट द रिसर्च इज लिंक्ड मोर टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस डायरेक्टली. So this is why the patents are filed with the intent of commercializing later, which is not the intent in India. So this is the first part that you have to explain. Okay, of course you cannot write that much, आपको 30-40 शब्दों में ही इसको लिखना होगा. And then you talk about the second most important reason, that even if a lot of students, lot of scientists file patents in India, they do well regarding that, and even if they want to commercialize it, the investments that are required to commercialize those patents is not there. कि आपने पेटेंट करा लिया, अब उस पेटेंट के बेस पे आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप कुछ कंपनी खोलना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड काम आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्दर पैसा आपके पास नहीं है. इस कारण से भी हमारे जो पेटेंट्स हैं वो कमर्शियलाइज नहीं हो पाते. स्टूडेंट्स को बैकअप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता. एक तो प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली रिसर्च को स्पॉन्सर नहीं करता, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च करने वाले पेटेंट्स को भी आगे कमर्शियल वायबिलिटी के लिए सपोर्ट नहीं करता. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट कि वेस्ट में जो ये स्टार्टअप सपोर्ट है वो बहुत बेटर है. इन यूएसए इफ ए स्टूडेंट हैज एन आइडिया,
there are hundreds of agencies ready to back that student with funding. So वेस्ट में फंडिंग बड़ी इजीली अरेंज हो जाती है, इंडिया में फंडिंग अरेंज करने में प्रॉब्लम होता है. So this is where you explain, and then you can add more things. For example, the legal difficulties in India, difficulties in ease of doing business in India, and also brain drain. Those people who are filing patents in India, they are also attracted by very high packages. So Western companies typically focus on those scientists who have such achievements. So brain drain भी यहाँ पर एक problem है. So this is what you explain, and then towards the conclusion you talk about the fact that in recent years, we have seen increasing interface between industry and research, and particularly the development of startup infrastructure and startup ecosystem. So इंडिया में क्योंकि अब स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, तो अब इस तरह काम करने वाले नए इनोवेटिव साइंटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग भी धीरे धीरे आ रही है. और इंडिया में नए एरियाज में सबसे ज्यादा रिसर्च वर्ल्ड में अब हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट एआई, फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल साइंसेस, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, इंडिया इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री ओवरऑल, बट उसमें खासकर एआई, एनवायरमेंट, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नए एरियाज हैं, वहां पे इंडिया तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है. Okay, so that is how you can conclude that things are looking good for future. So this is for question number 5. Now we will be looking at the 15 number questions. Okay, so now we are since looking at the 15 marks questions. So question number 11. Discuss the merits and demerits of the 4 labor codes in context of labor market reforms in India. What has been the progress so far in this regard? So there are 2 major keywords here. One of them is 4 labor code, other is labor market reforms. हिंदी में अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो है भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए. इस संदर्भ में अभी तक क्या प्रगति हुई है. सो श्रम संहिता अर्थात लेबर कोड पे हमें बात करनी है, और श्रम बाजार सुधार लेबर मार्केट रिफॉर्म्स पर हमें बात करनी है. सो इंट्रोडक्शन हमें लेबर मार्केट रिफॉर्म्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए. जनरल टॉपिक से हमेशा इंट्रोडक्शन रखना चाहिए अगर पॉसिबल है तो. अगर कोई बहुत स्पेसिफिक फैक्चुअल टॉपिक है, जैसे लेबर कोड बड़ा स्पेसिफिक फैक्चुअल टॉपिक हो गया, तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन में अवॉइड होनी चाहिए. उससे पहले उसका जनरल बैकग्राउंड, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड आना चाहिए, अदरवाइज इसी का बैकग्राउंड हमें बताना चाहिए. नाउ हियर वी हैव वेरी क्लियर लेबर मार्केट रिफॉर्म्स. सो हमें बात करनी है दैट सिंस 1991 वी हैड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, बट लेबर मार्केट एंड एग्रीकल्चर हैव नॉट सीन मच ऑफ देम. कि रिफॉर्म्स तो बहुत हुए 1991 के बाद से इंडिया में, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग में, और इवन गवर्नमेंट बजट में, बट जिस एरिया में रिफॉर्म सबसे कम हुए हैं वो है एग्रीकल्चर और लेबर. ये एरियाज दोनों ही रिफॉर्म्स को थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, और इसमें अब जब भी सरकार कुछ चेंज करने की कोशिश करती है, हमेशा एक नेगेटिव रिएक्शन या जनरली एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है. That is why government does not try them much. So agricultural reforms, labor reforms दोनों ज़्यादा नहीं किए जाते. So there you give the introduction very briefly कि general reforms तो काफ़ी हुए, but agriculture और labor में नहीं हुए. So labor reforms in particular have not been implemented as well. जो थोड़ा बहुत लेबर रिफॉर्म हुआ वो इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाया. एग्रीकल्चर में तो फिर भी अगर हम कहेंगे इन दोनों के कंपैरिजन में भी तो थोड़ा रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो गया. एग्रीकल्चर में फिर भी कुछ रिफॉर्म हुआ, लेबर में तो ऑलमोस्ट जीरो इंप्लीमेंटेशन है, ऑलमोस्ट जीरो. ओके, तो कुछ रिफॉर्म्स अगर किए भी गए तो उनका इंप्लीमेंटेशन अब तक नहीं हो पाया. सो लेबर के रिगार्डिंग हमारी मार्केट्स का स्ट्रक्चर, नेचर आज भी लार्जली वही है जो रिफॉर्म से पहले था. हाँ, उसका नेचर इन जनरल बड़ा बदल गया है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर नहीं रहा, पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है. सो वो नेचर जरूर बदला है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लीगल स्ट्रक्चर है खासकर, वो लगभग वैसा ही है. ओके, एंड इट नीड्स टू इवॉल्व, उसको भी चेंज होना चाहिए. सो देयर यू गिव द ओवरऑल बैकग्राउंड. विद दिस the introduction is set. Then you talk about that the current government tried to
bring major labor reforms through the 4 labor codes. Okay, so क्वेश्चन में भी बड़ा क्लियर दिया गया है, 4 लेबर कोड की बात हो रही है. ओके, सो व्हाट आर दीज 4 लेबर कोड्स? वन ऑफ देम इज कोड ऑन वेजेस 2019. सो 2019 में आया था कोड ऑन वेजेस. सो ये हमारा पहला कोड था चारों में से. देन वी हैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड. ओके, सो जहां कोड ऑन वेजेस में सैलरी के रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस थे. फॉर एग्जांपल पीएफ कितना कटेगा, पीएफ कितने एम्प्लॉयज पे कंपलसरी होगा, कितना मिनिमम पे है, किस प्रकार दिया जाएगा, ग्रेटिट्यूड कैसे दिया जाएगा, ग्रेचुटी सॉरी. तो उस प्रकार के रूल्स कोड ऑन वेजेस में थे. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में यूनियन कैसे बनेगी, उसके क्या क्या राइट्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका क्या रोल होगा, इस विषय में ज्यादा ध्यान दिया गया था. सो 2020 में ये कानून आया था. ओके, देन वी हैड वेरी इंपॉर्टेंट कोड ऑन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी. Okay, so that the labor codes, sorry, my bad, I accidentally wrote industrial security after industrial relations, so it was actually social security. So code on social security. Let me just correct this properly. Yeah. So within this, the focus was largely on social security. Okay, so how do we ensure the social security of the workers? कि अगर किसी वर्कर को जॉब से निकाला गया तो उसका सोशल सिक्योरिटी कैसे होगा, उसको क्या कॉम्पनसेशन पैकेज मिलेगा, दोबारा जॉब दिलवाने में कैसे हेल्प की जाएगी, कंपनी की क्या लायबिलिटी होगी, ये सब पे ध्यान दिया गया था. एंड लास्ट ऑफ दीज वाज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ओके, सो इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. और साथ ही एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें चोट लगना या डेथ होना, ये इसका रेट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है. अगर एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल इंडिया में 100 होते हैं और जापान में 100 होते हैं, तो जापान में उसमें से मुश्किल से 100 में कोई एक डेथ होगी या 4-5 केस में लोगों को चोट लगेगी. भारत में शायद 7-8 लोगों की डेथ हो जाएगी और 100 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में लगभग 30-40 केस में चोट भी लगेगी. सो इसमें बड़ा भारत में एक गैप है, क्योंकि यहाँ वर्कर्स की सेफ्टी पर उनको प्रॉपर गियर नहीं दिया जाता, प्रॉपर टूल नहीं दिए जाते, मशीन ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है क्योंकि पुरानी घिसी हुई मशीनरी लंबे टाइम यूज़ की जाती. तो उससे रिलेटेड सारे रूल्स यहाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में थे. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड working conditions code. So these were the codes. So ये हमारे 4 कोड थे. अभी चारों कोड का मतलब क्या है? क्या इस प्रकार के कानून पहले नहीं थे? So we already had lot of such rules, lot of such laws, but there was lot of confusion and problem and overlapping. See, there were, first of all, you have to talk about that labor in India is a subject in concurrent list on which both center and state can make law. And also there are lot of provisions which touch upon labor from, and these are from CPC, CRPC, IPC etc. जो हमारे existing IPC है, Indian Penal Code, इसी तरह हमारा CPC है, CRPC है, इस सब के भी काफ़ी सारे provisions labor को touch करते हैं. साथ ही क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है तो इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, अलग अलग स्टेट के कानून है, सेंटर के कानून है, और क्योंकि अलग अलग एजेंसीज कानून बना रही है, कुछ ब्रिटिश टाइम के पुराने कानून है, इनके बीच में बहुत जगह क्लैश होता है, ओवरलैपिंग होती है. सो ये कोड एक्चुअली उन सारे पुराने कानूनों को कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई करते हैं. सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ओके, कोड ऑन वेजेस, ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड,
ये चारों का मेजर ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफिकेशन, रिमूविंग ओवरलैपिंग, और जब इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे, ओवरलैपिंग हटा देंगे, तो उससे एक क्लैरिटी आएगी. सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विच ऑल्सो क्रिएट ए लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो इसकी वजह से बिजनेसेस के लिए काम करना ईजी हो जाता है. ओके एंड हमारा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन है, इसमें काफी ध्यान इस पर वर्कर्स की सेफ्टी पर भी दिया गया है. सो फोकस ऑन वर्कर सेफ्टी, हेल्थ एंड अदर कंडीशन. सो ये इसके मेजर मेरिट्स हैं, इससे होने वाला मेजर बेनिफिट है. बट इससे कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. जो इसके लिमिटेशंस हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा सा जो टिल्ट है वो इंडस्ट्री की तरफ हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ हो गया है. जो वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच का पावर बैलेंस था, वो बैलेंस थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ टिल्ट किया गया है. बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सटल चेंज उसमें है. सो बहुत ज्यादा अगर सरकार चेंज कर देगी तो ऐसे कानून पास ही नहीं हो पाएगा. सो बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस इस प्रकार के किए गए हैं. ओके एंड देन there are other conditions, I mean other concerns that there is ambiguity. काफी जगह पर क्लैरिटी की कमी है, और जहां जहां किसी भी कानून में क्लैरिटी की कमी होती है, wherever we have lack of clarity, it creates scope of misuse, it creates scope of non compliance. क्लैरिटी की कमी होगी तो कंपनी को वहां से एक लूप होल मिल जाएगा कि वो कानून को फॉलो ना करें. सो दिस इज ऑल्सो ए कंसर्न. दूसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम कि यहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन अब तक नहीं हो पाया है. ओके पार्लियामेंट हैज पास देम बट दे हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड येट, अगेन बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन बाय लेबर यूनियन. सो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. ये अब तक सिर्फ एक कानून है, अभी तक ग्राउंड में इंप्लीमेंटेड नहीं है. देन दे आर नॉट फॉरवर्ड लुकिंग. जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मुझे लगता है, या मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि ये सारे कानून पुरानी 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम को अब 21st सेंचुरी में जाके सॉल्व कर रहे हैं. सो दीज आर स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ 20th सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी. जब हमारे सामने इतने सारे नए चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल एआई इज ए बिग चैलेंज. देन देयर आर न्यू इनोवेशंस, न्यू डेवलपमेंट्स, ओके, जिसमें फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ गिग इकोनॉमी इमर्ज हुआ है. ओके पार्ट टाइम वर्क, फ्रीलांसिंग अब एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है. इसी तरह एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, मून लाइटिंग. इसकी कहीं बात नहीं हो रही, मून लाइटिंग की कहीं बात नहीं है. और इसी तरह गिग इकोनॉमी, जो कि अब इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, उसके बारे में बात हुई है, उसको डिफाइन किया गया, बट उसको लेके कोई नया रूल नहीं है. उसमें कोई भी नया फॉर एग्जांपल पेमेंट सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है. सो गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग पार्ट टाइम काम करा लेते हैं, फिर पेमेंट नहीं करते. पेमेंट सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है. सो पेमेंट सिक्योरिटी को लेके एक भी नया प्रोविजन इसमें नहीं है. एआई की कोई खास इसमें बात नहीं की गई है. सो हम आज भी 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम को 21st सेंचुरी में सॉल्व कर रहे हैं, और जब उसे सॉल्व भी कर रहे हैं तो उसे इस तरह सॉल्व कर रहे हैं कि उसका अब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है. हम वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ला पा रहे कि ये आपके फेवर में है, और साथ में नए चैलेंजेस पर ज्यादा बात ना तो की गई, और अगर बात की गई है तो कुछ नया कानून नहीं बनाया गया. दिस इज वेयर वी हैव द बिगेस्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी. बाकी सब प्रॉब्लम रिलेटिवली स्मॉलर प्रॉब्लम है. ओके रिलेटिवली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. ओके दैट आवर रिफॉर्म इज नॉट फ्यूचर लुकिंग. These are long pending problems that we are trying to solve now, and even these are far from implementation. So this is where you need to act. Okay, so I hope this is clear to you, and with this you can write these type of questions. Now let's look at the question number 12. The question number 12 is a very specific question about a scheme, और इसीलिए इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे. और इसका आपको हमारा जो मॉडल आंसर है, मैं चाहूंगा आप हमारे मॉडल आंसर्स भी देखें, तो मॉडल आंसर में आपको इसका आंसर अच्छी प्रकार से मिल जाएगा. बट स्टिल आई विल गिव यू ए प्रॉपर स्ट्रक्चर. व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है?
इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। So in this context, discuss the government's Udan scheme and its achievement. So there are two parts to this question. First, you need to explain the need for regional connectivity, and in the second part, you need to talk about the government scheme Udan. So introduction बड़ा simple है, हमें regional air connectivity की बात करनी है. So you need to give some numbers here. ओके अगर नंबर नहीं दे सकते तो इसको फिर मैं एक बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो किस प्रकार आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, क्वांटिफाई करें। तो नंबर तो ये है कि फॉर एग्जांपल यू शुड स्टार्ट दैट एयर ट्रेवल इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, स्टिल ओनली अबाउट 30 out of 100, almost 100 airports were operational in India properly in a commercial way. सो भारत में एयर ट्रेवल बढ़ रहा है और भारत में ऑन एवरेज 100 हमारे एयरपोर्ट्स होते थे ऑन एवरेज, जिसमें से केवल 30 ही कमर्शियली वायबल थे, 30 पर ही रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स थी। बाकी के 70 एयरपोर्ट पर या तो मिलिट्री फ्लाइट्स या मिलिट्री सपोर्ट का काम होता था, थोड़ा बहुत लॉजिस्टिकल सपोर्ट का काम होता था, या कभी कभी फ्लाइट्स ट्राई की गई बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो बंद कर दी गई, या कभी कभी बहुत ही वीक में 2 फ्लाइट्स या इस तरह के बहुत ही पुअर टाइम टेबल के साथ फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन आवर स्ट्रक्चर कि जो एयरलाइंस हैं या वो जो पूरा हमारा एयर ट्रेवल बिजनेस है वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज या स्टेट कैपिटल्स के बीच में ही या दूसरे बड़े शहरों के बीच में ही ज्यादा है, और नए एयरपोर्ट्स ना इमर्ज हो रहे हैं, ना ही रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ एयरपोर्ट है, फॉर एग्जांपल अमृतसर, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से आता हूँ वहाँ हिसार, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हिंडन, इस तरह के एयरपोर्ट से ज़्यादा फ्लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हिसार में कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि हिसार में एयरपोर्ट है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई मीन डू नॉट ट्राई टू गेट इट। सो ज़्यादातर लोगों को वैसे पता रहता है अगर उनके शहर में एयरपोर्ट है, बट ज़्यादातर लोगों ने उसे यूज़ डेफिनेटली कभी नहीं किया है। तो इस तरह बहुत सारे भारत के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स तो बने हैं बट उन्हें यूज़ नहीं किया जाता। सो इस कारण से कनेक्टिविटी बढ़ नहीं रही एग्जिस्टिंग रूट पर, मतलब दिल्ली मुंबई रूट पर, दिल्ली बेंगलोर रूट पर तो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो एयर ट्रेवल बढ़ रहा है लेकिन कुछ फिक्स रूट पर, उस फिक्स रूट के बाहर वो एयर ट्रेवल नहीं बढ़ रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन द रीजनल कनेक्टिविटी इन इंडिया। सो भारत में ऑन एवरेज सो आप इसे अगर डेटा याद नहीं रख पाते, मान लीजिए कि ये कितने एयरपोर्ट कमर्शियल हैं, कितने एयरपोर्ट कमर्शियल नहीं है, उड़ान से क्या हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं दैट भारत में केवल 25% एयरपोर्ट या 25 से 30% एयरपोर्ट एक्टिव थे। ओके, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे भी पढ़ाता हूँ कि 25 से 30 एयरपोर्ट हमारे एक्टिव रहते थे जिन पर रेगुलर फ्लाइट्स थी, और उन 25 से 30 एयरपोर्ट से अब रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण लगभग डबल हो गए हैं, लगभग अब आधे एयरपोर्ट्स पर रेगुलर फ्लाइट्स हैं। फ्यूचर में हम इसको 3/4 एयरपोर्ट्स कर देना चाहते हैं कि हमारे लगभग 3/4 एयरपोर्ट्स पर रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स हों। ओके, सो इस तरह से आप एक और दूसरा तरीका याद रखने का क्या, प्रोपोर्शनल, इसको याद रखें, अनुपात में चीजों को याद करें। ओके, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। सो एनीवेज दिस शुड बी क्लियर। अब अपने प्रॉब्लम और चैलेंज समझा दिया, अब इसमें आगे अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, ये उस शहर की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेगा और उस एरिया में इन्वेस्टमेंट लाएगा। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और लोगों के लिए एक फास्ट ट्रेवल का ऑप्शन देगा। सो दिस विल बी देयर, देन इट विल गिव देम टूरिज्म बूस्ट, टूरिज्म बढ़ सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस। और साथ में भारत में जो वायु सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, एयर सर्विसेज का एक्सपेंशन होता है, वो भी बेनिफिशियल। सो दीज आर द बेनिफिट्स। देन इन ऑर्डर टू अचीव दिस बेनिफिट्स, ये सब बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए हमने उड़ान स्कीम इंट्रोड्यूस की। तो उड़ान स्कीम जब हमने इंट्रोड्यूस की 2016 में, तो उसमें हमने कुछ नए नए इंसेंटिव्स डाले, उसमें हमने कुछ नए प्रोविजन बनाए ताकि एयरलाइंस ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट्स अपनी चलाएं। ओके, सो मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 8 साल पहले राजकोट गया था।
तो दिल्ली से राजकोट जाने के लिए कोई भी सीधी फ्लाइट नहीं थी। मुझे दिल्ली से पहले अहमदाबाद जाना पड़ा, अहमदाबाद से फिर मुझे राजकोट की फ्लाइट मिली और इस सारे प्रोसेस में मुझे लगभग 17 घंटे या 16 घंटे लग गए। और ऐसे में अगर मैं ट्रेन से भी राजकोट जाऊं तो मेरे लिए 15-16 घंटे या 17 घंटे का ही लगभग वो ट्रेवल है। तो इसी कारण से भारत में रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि अब जब राजकोट मुझे जाना होगा तो मैं राजकोट फ्लाइट से जाने की जगह ट्रेन से जाना प्रेफर करूंगा। तो क्योंकि लोग राजकोट तक ज़्यादा फ्लाइट नहीं ले रहे और उसमें अहमदाबाद से राजकोट जो फ्लाइट जा रही है उसमें भी जो दिल्ली से आने वाला कनेक्टिंग पैसेंजर था वो भी क्योंकि ऑल्टरनेट सर्विसेज ढूंढ रहा है, तो इस प्रकार की एयरपोर्ट्स स्टेगनेंट हो जाते हैं। जो उनकी थोड़ी बहुत एक दो शहरों की कनेक्टिविटी है उतनी तक ही वो रहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। दिस इज वेयर वी हैव द प्रॉब्लम। अब अगर दिल्ली से राजकोट की सीधी सर्विस हो, राजकोट एक ठीक ठाक मीडियम साइज का शहर है, बल्कि मैं कहूँगा सौराष्ट्र एरिया का, गुजरात का लगभग 1/3 एरिया है सौराष्ट्र, या 40% एरिया है सौराष्ट्र, उसका इकोनॉमिक सेंटर है। अगर वहाँ के लिए सीधी फ्लाइट हो तो उसकी काफ़ी वायबिलिटी है। अगर 2 साल लोगों को रिलायबल सर्विस मिले तो काफ़ी लोग लगातार एयर ट्रेवल यूज़ करना पसंद करेंगे। बट अभी लोग ज़्यादा खर्चा करके राजकोट से अहमदाबाद टैक्सी लेते हैं और फिर अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं। इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। और कुदरती उसी राजकोट से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल दूसरे देशों में जाते हैं। अगर वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा हो तो वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो राजकोट से पहले किसी दूसरे शहर तक टैक्सी से जा रहे हैं वो भी राजकोट से फ्लाइट लेकर उस सब शहरों तक जाएंगे। तो ये एक बढ़ावा देगा राजकोट की रीजनल लोकल इकोनॉमी को और सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस बढ़ाएगा। अब कोई आईटी कंपनी अपना ऑफिस बनाना चाहती है, ओके, एक आईटी कंपनी को बड़ा ऑफिस बनाना है और उन्हें लगता है, मान लीजिए राजकोट तो फिर भी एक चलिए ठीक ठाक बड़ा शहर हो गया, भविष्य में एक मेट्रो सिटी भी बन सकता है। और थोड़े छोटे शहर की बात करते हैं, ओके, मान लीजिए भावनगर, भावनगर में भी एयरपोर्ट है, ओके, गुजरात का भावनगर भी एक एयरपोर्ट वाला शहर है। भावनगर एयरपोर्ट लगभग इनएक्टिव है। अब मुझे अगर अपना आईटी का ऑफिस भावनगर में खोलना है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। भावनगर इतना डिस्कनेक्टेड है कि भावनगर से देश के दूसरे हिस्से में अगर मुझे ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से जाने में मुझे किसी भी एरिया में दिल्ली तक भी आने के लिए बड़ा समय लगता है। और अगर साउथ जाना है तो भी मुझे पहले नॉर्थ जाना होगा और फिर नॉर्थ से वापस साउथ आना पड़ेगा और ना ही सीधी ट्रेन मिलेगी। इस कारण से भावनगर में कंपनी अपना ऑफिस नहीं लगाएगी क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ को आने जाने में दिक्कत होगी और इस प्रकार के छोटे शहरों में जो हाईली पेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेस्ट टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं, वो आना पसंद नहीं करेंगे। सो ऐसे में उस शहर की इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक लेवल पे ब्लॉक हो जाएगी। टॉप कंपनीज कभी अपने बेस्ट पेड एम्प्लॉयज़ को वहाँ नहीं भेजेंगी। तो अगर वहाँ एक रनिंग एक्टिव एयरपोर्ट हो और वहाँ आना जाना आसान हो तो वहाँ किसी भी कंपनी के लिए अपना ऑफिस खोलना, एक फैसिलिटेशन सेंटर खोलना इजी हो जाता है। दिस इज व्हाट चेंजेस विद एयरपोर्ट, ओके। हम कह तो देते हैं लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी, लोकल इकोनॉमी डेवलप मतलब क्या? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट, ओके। एंड सिंस इट इज ए क्वेश्चन ऑन स्कीम, आप इसमें स्कीम के सभी प्रोविजंस और उसके बाकी के जो आउटकम्स हैं वो हमारे मॉडल आंसर में भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग यूज की गई, इसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग यूज की गई, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एयरलाइंस के लिए एक चैलेंज बनाया गया कि अगर आप दिल्ली मुंबई रूट पर एक्स्ट्रा फ्लाइट चाहते हैं, ओके, किसी भी फ्लाइंग रूट पर उड़ने के लिए एक कंपनी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ परमिशन लेना पड़ता है, ओके। एविएशन मिनिस्ट्री इसमें बड़ी एक्टिव है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारी एविएशन मिनिस्ट्री आपको इसकी परमिशन तब तक नहीं देगी एक प्रॉफिटेबल रूट पे उड़ने की जब तक आप एक छोटे शहर के रूट पर साथ में फ्लाइट ना उड़ाएं। तो इंडिया में फ्लाइट रूट्स को कैटेगराइज किया गया है। ये रूट ए कैटेगरी रूट्स, ये सब मेट्रो सिटीज के बीच वाले प्रॉफिटेबल रूट्स हैं। फिर बी कैटेगरी रूट्स जो कि एक मेट्रो सिटी और दूसरे किसी बड़े शहर के बीच में, फॉर एग्जांपल दिल्ली पटना भी एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल और भीड़ भाड़ वाला रूट है। सो इस पर भी उड़ना ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है, तो ये हो गया बी कैटेगरी रूट। अब पटना रांची हो गया कैटेगरी सी रूट। इसमें कोई मेट्रो सिटी नहीं है, दो बड़े शहरों के बीच में उड़ने वाली फ्लाइट, ठीक है, जो कि नॉन मेट्रोज है, तो ये हो गया कैटेगरी सी।
तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी हमारी होती। तो इसमें अब नए इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कि अगर आपको ए कैटेगरी की फ्लाइंग रूट चाहिए तो आपको साथ में सी कैटेगरी में भी अपना एक फ्लाइंग रूट पिकअप करना पड़ेगा। मतलब आप सी कैटेगरी के 10 रूट लेंगे तब भी आपको प्रॉफिटेबल 10 रूट भी मिलेंगे। इसलिए एयरलाइंस को सी कैटेगरी, बी कैटेगरी पर भी बराबर ध्यान देना पड़ रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमारे कुछ नए एयरपोर्ट्स डेवलप भी हुए और कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स जिन पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था उनका डेवलपमेंट हुआ। सो इस तरह के इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ओके, इतना एक्सप्लेन क्योंकि नोट्स में नहीं हो सकता, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब हम बताते हैं तो आपको बेहतर समझ में आता है, इसलिए मैंने इसके कुछ पॉइंट्स को और एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो आपको बाकी डिटेल इसकी मॉडल हिंट से मिल जाएगी। इसके जो मेजर प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, किस प्रकार सरकार ने एयरलाइंस के लिए इसे वायबल बनाया, उसके कैसे इंश्योर कि एयरलाइन सब छोटे रूट्स पर उड़े। साथ ही ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट कंपनी को फोर्स किया गया है, उसको मजबूर किया गया, उनको बहुत तरह की सब्सिडी, बहुत तरह के इंसेंटिव्स, ओके, टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर आप इन रूट्स पर उड़ते हैं तो आपको टैक्स कम देना होगा, इस रूट पर पर्टिकुलरली सर्विस टैक्स छोड़ देंगे। इस प्रकार सरकार अन्य इंसेंटिव भी दे रही है। सो रेस्ट यू कैन लुक एट इन द हिंट्स। नाउ नेक्स्ट वुड बी क्वेश्चन नंबर 13। ब्रेक कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 13, हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन द रिसेंट टाइम्स? State the measures taken by government for the efficient irrigation management. So question is quite straightforward. इसमें कोई किसी स्टूडेंट के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिंचाई प्रणाली मतलब हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और दूसरा सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बड़ा सीधा क्वेश्चन है, मिस इंटरप्रेट करने का कोई चांस नहीं है, एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखना है जो पूछा गया है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में कि भारतीय सिंचाई प्रणाली के फीचर्स क्या है। ओके, फीचर्स ऑफ इंडियन इरिगेशन सिस्टम। ओके, so there you talk about number of things, for example a lot of dependence on tube wells and particularly the groundwater, then dependence on canals because of number of hydroelectric plants that we started after the independence. So hydroelectric sector do have its share, but it has declined a lot after independence. Initially we were more into hydro, but later it became more and more tube well based system. So आज हमारा सिस्टम काफी हद तक ट्यूब वेल पर निर्भर करता है। ऑलमोस्ट 65% जो हमारी टोटल सिंचाई है वो ग्राउंड वाटर से की जाती है, ऑलमोस्ट 2/3 जो है वो ग्राउंड वाटर से की जा रही है। सो ये एक बड़ा फीचर है। ओके, दूसरा एक फीचर हमारा है कि हम पानी बड़ा वेस्ट करते हैं। एक खेत में जहां चीन में मान लीजिए 4000 लीटर या 4 लाख लीटर से खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है, भारत में उसी में 50 लाख लीटर हम वेस्ट करते हैं। ओके, हमारा वेस्टेज बहुत ज्यादा है। सॉरी, मैं थोड़ा अनुपात ज्यादा बता गया हूं। मान लीजिए अगर चीन में 4 लाख लीटर होगा तो भारत में लगभग 8 से 10 लाख लीटर होगा। इतना स्टिल हमारे अनुपात में फर्क है। ओके, सो भारत में पानी का वेस्टेज काफी अधिक है, या पानी के संचय पर, उसको सेव करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और तीसरा, पूरा भारत एक सा नहीं है। सो भारत के अलग अलग एरियाज में इरिगेशन के अपने फीचर है, अपने चैलेंजेस हैं। कुछ स्टेट में इरिगेशन का लगभग 100% कवरेज है। फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैव एक्सीलेंट इरिगेशन कवरेज। देन देयर आर एरियाज विद वेरी पुअर इरिगेशन कवरेज। फॉर एग्जांपल रिलेटिवली लेट अस से तेलंगाना, फॉर एग्जांपल बिफोर सरदार सरोवर डैम, द रीजन ऑफ भुज, the region of Kutch basically, and also parts of Saurashtra in Gujarat, similarly the Vidarbha region in Maharashtra. So इस प्रकार बहुत सारे एरियाज में भारत में सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं, और कुछ एरियाज में लगभग पूरे 100% क्षेत्र में सिंचाई की फैसिलिटी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, रीजनल वेरिएशन, या एक तरह का फीचर मैं कहूंगा। ओके, देन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। ओके,
तो ये तो थे कुछ फीचर्स। अब स्पेसिफिकली आप प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो उसमें फिर आप और बात कर सकते हैं, जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना होता जा रहा है और इनएडिकेट, मतलब वो आज नाकाफी हो रहा है, मतलब उतने से हम सभी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर माइक्रो इरिगेशन जिसने पूरे वर्ल्ड में एजुकेशनल रेवोल्यूशन किया है, सॉरी आई सेड एजुकेशनल, जिसने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किया है, उसने भारत में ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला है। माइक्रो इरिगेशन का अडॉप्शन भारत में थोड़ा कम है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इशू भारत में काफ़ी हैं। सो ये सब भारत में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट यू स्टार्ट विथ फीचर्स, देन यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। ओके, और बाकी के कुछ प्रॉब्लम आप हमारे हिंट्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा सीधा क्वेश्चन है, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हिंट्स से भी मदद ले सकते हैं। टीचर का रोल थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन में कम हो जाता है, मतलब आपको हम पर डिपेंडेंस जो है वो घट जाती है। और इसी तरह जब आपने फीचर समझा दिए, प्रॉब्लम समझा दिए, जो हमारा लास्ट पार्ट है कि इसमें सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए, वो भी मैं कहूँगा कि आप हमारे हिंट्स में इसमें अच्छे से देख सकते हैं। हमारे जो मॉडल हिंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं, और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ना केवल इन 2-3 क्वेश्चंस में बल्कि पूरे पेपर्स में, पेपर 1, 2, 3, 4 सभी के लिए आप हमारे हिंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं। और आप अपनी फ्यूचर आंसर स्ट्रेटेजी और अपने किस प्रकार आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं उस सबको भी एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो in this you can talk about, for example, the most important is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, सो ये सब एक सिंगल फ्रेमवर्क का पार्ट है जो 2015 में आया था न्यू गवर्नमेंट के बाद। देन यू कैन टॉक अबाउट द अटल भूजल योजना, देन यू कैन टॉक अबाउट द नेशनल वाटर मिशन। सो इस प्रकार इसमें क्योंकि इतने सारे स्टेप्स रिसेंटली लिए गए हैं, आपके पास बात करने के लिए काफी कुछ है। सो नाबार्ड फॉर एग्जाम्पल 2018 में लेकर आया था माइक्रो इरिगेशन फंड। ओके, इसी तरह जल शक्ति अभियान है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जोर दिया गया है, और खासकर ड्राई एरियाज के लिए जैसे राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, इस तरह के एरियाज में इसका ज़्यादा फोकस है। सो इसमें क्योंकि बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा इसका हमारा हिंट भी पढ़ सकते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट मी स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन दिस, क्योंकि जहां जरूरत थी हमने आपको बहुत अच्छे से पूरा आंसर स्ट्रक्चर वाइज समझाया है। सो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में उसकी उतनी नीड नहीं है, तो आप इसे हमारे हिंट से देख सकते हैं। और मैं कहूंगा आप हमारे हिंट जरूर डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, देखिए। ओके, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स साइड। अगेन दिस इज रिलेटिवली फैक्चुअल। सो हम ये देख रहे हैं इस बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जनरली क्या होता था कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में फैक्चुअल आते थे और 15 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आते थे। इस बार 15 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादातर फैक्चुअल हैं, और जो हमारे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो काफी डीपली एनालिटिकल है। सो इस बार ट्रेंड इस मामले में जरा चेंज हुआ। एनालिटिकल क्वेश्चंस में जनरली ज्यादा लिखना होता है, तो वहां हमारे लिए चैलेंज होता है। जैसे मैं बार बार कह रहा था कि मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूं उतना आप नहीं लिख पाएंगे, ब्रीफली लिखना पड़ेगा। हमारे पास स्पेस का चैलेंज, टाइम का चैलेंज रहेगा। लेकिन यहाँ जहां आप थोड़ा कम भी लिख सकते थे तो काम चल जाता, वहां आपको बड़ा डिटेल में बड़ी सारी स्कीम्स लिखनी पड़ेंगी, उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। बट स्टिल दोनों ही केस में आप 10 नंबर में भी अपनी पूरी बात कह सकते हो, या 15 नंबर लिखने के लिए भी आपके पास पर्याप्त कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को वो चैलेंज इसमें आने वाला है। सो इन क्वेश्चन नंबर 14 द टॉपिक इज एलुसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स। सो बफर स्टॉक का इंपॉर्टेंस बताना है फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो बफर स्टॉक किस कॉन्टेक्स्ट में? स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो भारत में कुछ बफर स्टॉक हम मेंटेन करते हैं फूड के, तो एग्रीकल्चर प्राइस को कैसे स्टेबलाइज करते हैं और इनसे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या है। ओके, स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। सो भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए और इनके भंडारण स्टोरेज से जुड़ी चुनौतियां क्या। सो देयर आर 3 की वर्ड्स: बफर स्टॉक, एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। सो स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक तो डेफिनेटली ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके साथ आप इंट्रोडक्शन करें। सो इंट्रोडक्शन या तो बफर स्टॉक से किया जाना चाहिए या एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी से। ओके, सो दोनों ही इक्वली रेलेवेंट है मैं कहूंगा। हमने अपने मॉडल हिंट में भी बफर स्टॉक से ही किया है, और मैं भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहां आपके पास दोनों ऑप्शन हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, वहां
कई बार बेहतर रहता है जो ऑर्डर में पहले है या जो आपका सब्जेक्ट है उसी पर आप डायरेक्टली बात करें। ओके, सो यहाँ बफर स्टॉक को पर आप लिख सकते हैं तो शायद थोड़ा सा वो बेहतर होगा एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात करने की जगह। सो here you can talk about what is a buffer stock and what role does it play. Okay, is that we maintain buffer stock for the purposes of food security, and we keep a lot of store of wheat, rice, pulses, etc., which is very helpful for number of purposes. For example, as I said, food security, then it is helpful for the maintenance of the स्टेशनरिंग ऑफ द सोल्जर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ओके, आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। देन देयर कैन बी अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट्स। ओके, सो किसी प्रकार का डिजास्टर हमें स्ट्राइक करता है तो उसके मिटिगेशन में जब हम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। सो इन ऑल दीज इट इज इंपॉर्टेंट, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4th 5-year प्लान में भारत में पहली बार। ओके, सो इतना अगर आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं इनफ है। अगर आपको 4th 5-year प्लान नहीं पता है कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो ये आंसर के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप लिखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। सो इंट्रोडक्शन शुड बी व्हाट आर बफर स्टॉक्स। क्लियर? देन इन द सेकेंड पार्ट you talk about the evolution of buffer stock. बफर स्टॉक की भारत में ग्रोथ कैसे हुई, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी शायद इसको इतना इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक जानकारी है जो जनरली कुछ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज रहेगी, क्योंकि ये हर पुस्तक में नहीं मिलती है, हर एक बुक में आपको इस बारे में डिटेल नहीं मिलता है, और इस बारे में जानकारी थोड़ी सी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कम है। बट स्टिल कम से कम इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इसकी जानकारी तो आज दूंगा। सो एवोल्यूशन कब हुआ भारत में? भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बेसिक फूड सिक्योरिटी हमने अचीव की, जब पहली बार हमारे पास स्टोर करने लायक अनाज हुआ, तब हमने बफर स्टॉक की पॉलिसी स्टार्ट की, लगभग ग्रीन रेवोल्यूशन के इमीडिएटली बाद। ओके, सो इट वाज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, because for the first time we had a very small surplus in 1 or 2 crops. टोटल फूड सरप्लस तब तक अचीव नहीं किया था, टोटल फूड सरप्लस हमने 1980 तक अचीव किया, बट 1-2 क्रॉप में हमारे पास थोड़ा सा सरप्लस आ गया था, तो वहां हमने एक छोटा सा बफर स्टॉक मेंटेन किया 5 मिलियन टन का। अब डेफिनेटली 5 मिलियन टन और ये सब आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप इतना सब याद करके लिख सकते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, अपने आप से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, बिकॉज मैंने उसे बताया है। सो यहां बस आप इतनी टाइमलाइन याद रखिए कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया तो उसके इमीडिएटली बाद हमने इसको इंप्लीमेंट किया। जैसे ही राइस के प्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा सरप्लस मिलना स्टार्ट हुआ, और क्योंकि उस टाइम फूड सिक्योरिटी इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था, हम जल्दी से जल्दी फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो डेफिनेटली प्रोडक्शन था, पहला स्टेप डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन था। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद के दूसरे स्टेप्स में, फॉर एग्जांपल हमने नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया 1970s में, इसी तरह हमने आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया 1970s में, उसी तरह हमने बफर स्टॉक्स भी उसी टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश की। सो 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी काफी सारे रिफॉर्म्स इस एरिया में हुए। ओके, देन यू टॉक अबाउट दैट हाउ बफर स्टॉक्स ग्रू ओवर टाइम, कि शुरुआत में बफर स्टॉक में केवल एक प्रोडक्ट था, सॉरी 2 प्रोडक्ट थे, देन इवेंचुअली इसमें दूसरे प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट किया हमने, देन वी स्टार्टेड पल्सेस, देन वी हैव स्टार्टेड एडिंग ऑयल सीड्स, वी हैव स्टार्टेड एडिंग सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। सो इसमें समय के साथ हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड किया। हालांकि अभी भी हमारा बफर स्टॉक मेजरली व्हीट और राइस ही है, बट स्टिल देयर आर अदर फूड्स, मिलेट्स को भी अभी इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ इट्स डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, इनकी क्वांटिटी। सो यहाँ हमें बताना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इन 2015 द बफर स्टॉक्स वर मेड वेरी डायनामिक, कि अब बफर स्टॉक का कोई फिक्स टारगेट हम नहीं रखते हैं।
और ये हम हमेशा इनफैक्ट क्लास में पढ़ाते हैं। तो इतना जो ये लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि ये रीसेंट रिफॉर्म्स हैं, पिछले 10 साल में हुए हैं, ये हम स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको पुराना 1-2 पॉइंट भी पता है तो उसे आप लिंक करके आज वाले पॉइंट तक लेकर आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ आप बात करेंगे डायनामिक बफर स्टॉक की, कि भारत का बफर स्टॉक अब डायनामिक है। और डायनामिक से हमारा मतलब है कि अब कोई फिक्स टारगेट ना होकर हमारा टारगेट एग्रीकल्चर सीजन के साथ चेंज करता है, और हमारे टारगेट अब 30 से 40 टन के बीच में लगभग वेरी करता है। अगर आप इतना भी याद, मिलियन टन के बीच में वेरी करता है। ओके, अगर 30-40 ये सब नहीं याद रख पाते हैं कोई बात नहीं, डायनामिक लिख देंगे, उससे भी काम हमारा लगभग हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जो बच्चा इस प्रकार का डेटा भी लिख सकता है उसे शायद पूरे एग्जाम में कहीं 3-4 नंबर का बेनिफिट हो सकता है। ओके, और बट ऐसा कर पाना सीरियसली बड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए भी। ओके, सो अपने से अगेन मैं कहूंगा बहुत इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। ओके, ऐसा मत समझिए टीचर ने बताया है कि ऐसे ऐसे डेटा आएगा तो मैं हर डेटा याद कर लूँ, बड़ा डिफिकल्ट है उतना डेटा याद करना। मैं पूरा इकोनॉमिक्स का जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं मुश्किल से बच्चों को टोटल 35 से 40 के बीच में डेटास बताता हूँ कि इतने ये जो नंबर है ना ये याद रखने हैं। इतने नंबर नहीं बताते हैं हम कि 200-500 टेबल्स आपको रटनी है, रटना तो हमें कुछ भी नहीं है बल्कि। ओके, सो अगर कहीं पर हमें डेटा याद रखना है तो उसे याद रखने के अलग अलग तरीके हैं, कि ये अब डबल हो गया, ये पहले 1/3 था, उसे प्रोपोर्शन में याद रखना थोड़ा आसान होता है, तो हम थोड़ा उस तरह से भी पढ़ाते हैं। तो हमारा टीचर का काम होता है चीज़ों को सरल बनाना, आसान बनाना, और सरल बनाने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना, ओके, विश्लेषण करना आपके लिए, तो जिससे आप उसको ना केवल समझ पाए, उसे लंबे समय तक याद रख पाए, बल्कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खुद भी डेवलप। नाउ मूविंग अहेड, हमने बफर स्टॉक का पूरा इंट्रोडक्शन यहां दे दिया। ओके, सो इनका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी में क्या है, अब इस सेकंड पार्ट पे हम आ जाएंगे। और ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे, व्हेनेवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इन द मार्केट वी कैन सप्लाई। सो जब भी मार्केट में शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक में से मार्केट में सप्लाई कर देती है, टेंडर निकालकर बफर स्टॉक्स में से ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू अनाज बेच दिया जाता है बाजार में, जिससे वो कमी पूरी हो जाती है, शॉर्टेज कम हो जाती है, और एग्रीकल्चर प्राइसेस जो शॉर्टेज के कारण बढ़ते वो नहीं बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द मेजर रोल प्लेड बाय देम। So stabilization of the prices is one of the most important reason. Okay? इसके अलावा ये और भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं तो इसके लिए हमें किसानों से अनाज खरीदना पड़ता है। अब चूंकि सरकार जब खुद अनाज खरीदती है तो वो एमएसपी पर खरीदती है, सो बफर स्टॉक मेंटेन करने से एमएसपी का इंप्लीमेंटेशन होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इवन दो वो पूछा डायरेक्टली नहीं गया है, बट डेफिनेटली यू हैव टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो रिगार्डिंग द रोल प्लेड बाय बफर स्टॉक। सो इट लीड्स टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ and let us say better imposition of MSP. So वो भी आप लिखेंगे, and then you talk about a handful of other things. Okay, again क्योंकि ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एनालिसिस ज्यादा नहीं है। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक के क्या बेनिफिट्स हैं, काफी हद तक फैक्चुअल है, तो इसमें भी हमारे जो हिंट्स हैं वो आपको काफी गाइड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस में हमें हेल्प करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट करते हैं। ओके, सो वो 1-2 पॉइंट भी आप इसमें ऐड करेंगे, एंड देन इवेंचुअली यू मूव टू द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द बफर स्टॉक्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ स्टोरेज, कि जो हमारा स्टोरेज है वो एडिकेट नहीं है, जितना हमारा टोटल बफर स्टॉक हम मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से स्टोरेज इनफ नहीं है, तो हमें काफ़ी बार अनाज खुले में बाहर भी रखना पड़ा है पास्ट में, और जिसके कारण वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा, जितना हमारा स्टोरेज है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, जिस तरह के कमरों में हम रहते हैं, जिस तरह के ब्रिक मोर्टार मतलब ईंट गारे की या ईंट सीमेंट की दीवारों के सिस्टम में हम लोग अपना घर बनाते हैं, उसी तरह की दीवारों के हमारे अनाज के जो स्टोर हैं वो भी हैं, हमारे जो ग्रेनरी जिन्हें बोला जाता है वो भी हैं। सो आवर ग्रेनरीज और फूड स्टोरेजेस आर आल्सो ऑफ द सेम मटेरियल विच इज नॉट द सिस्टम वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का सिस्टम नहीं मेंटेन किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। सो इन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज वी हैव द साइलो सिस्टम। तो जो हमारा ट्रेडिशनल जो ईंट गारे की या ईंट सीमेंट की जो दीवारें होती हैं उनसे मॉइस्चर अंदर आ जाता है। ओके, और उस मॉइस्चर से अनाज खराब होने का रिस्क बढ़ता है। सो इसीलिए मेटल के
कंटेनर्स में अनाज को रखा जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स, मल्टी स्टोरी मल्टी बिल्डिंग कंटेनर्स। ओके, कंटेनर का मतलब आप छोटा बर्तन मत समझिए। सो उस प्रकार से इनको रखा जाता है। और ऐसे क्योंकि बड़े बड़े टॉवर नुमा ये होते हैं, उन्हें साइलो टॉवर्स भी कहा जाता है। ये साइलो टॉवर का एग्जैक्ट टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे बेनिफिट समझाना चाह रहा हूँ। ओके, सो साइलो टॉवर का मेजर बेनिफिट ट्रेडिशनल पे क्या है? और साइलो टॉवर ही एकमात्र टेक्नोलॉजी नहीं है, इस प्रकार के अनेक प्रकार की और टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वैक्यूम बैग्स, ओके, एंड मेनी मोर। बट प्रॉब्लम क्या है? एक तो क्वांटिटी कि हमारी स्टोरेज इनएडिकेट है, दूसरा क्वालिटी जितनी है उसकी क्वालिटी भी पुअर है। सो डेफिनेटली इसमें हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया है पिछले 10 साल में, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। हमारे पुराने स्टोरेजेस को तोड़ तोड़ कर नए साइलोज बनाए गए हैं। ओके, जहां जहां लैंड का शॉर्टेज था, लैंड एक्वायर करने का चैलेंज था, जहां लैंड एक्वायर करने का चैलेंज नहीं था, वहां एक्स्ट्रा नए जो स्टोरेजेस बने हैं वो अब नई टेक्नोलॉजी से बने हैं। साथ ही जो हमारी स्टोरेज पहले शॉर्ट पड़ती थी, अब बाहर रखने की जगह कम से कम हम उन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने सिस्टम वाले बफर स्टोर्स में रखते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हम उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़ा रहे हैं, बट स्टिल दैट इज ए चैलेंज। अभी तक वो इतना नहीं हो पाया है कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह सोल्व हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टेज। वेस्टेज बहुत ज्यादा है। ओके, क्यों है वो हमें पिछले 2-3 पॉइंट से समझ में आता है। चौथा है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमने कहा तो है कि डायनामिक बफर स्टॉक हमारी पॉलिसी आ गई है। इवन दो वी हैव डायनामिक बफर स्टॉक पॉलिसी, इसका इंप्लीमेंटेशन आज भी काफी ब्यूरोक्रेटिक है। जब मार्केट में अनाज का शॉर्टेज होता है तब टाइम पर अनाज हमारा रिलीज नहीं किया जाता एफसीआई या बाकी एजेंसीज के द्वारा। सो वो जो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी तो हमने बना ली, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अब भी बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, तो वो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह करप्शन का प्रॉब्लम, ओके, और क्वालिटी का प्रॉब्लम कि अनाज, क्योंकि हमारी स्टोरेजेस पुराने स्टाइल के हैं, उनमें नमी हो जाती है, अनाज सड़ जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, डंक लग जाता है। सो इस प्रकार के प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। सो यू हैव टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड स्टोर बिकॉज ऑफ द पुअर टेक्नोलॉजी, ओल्ड सिस्टम्स, इनएडिकेट सिस्टम्स, और करप्शन की जो हमारा स्टोर है उसमें से चोरी भी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। ओके, so towards the end you talk about the importance of the new buffer stock policy that Shanta Kumar panel gave a lot of suggestions to address all these problems. Many of them have been implemented and some are still waiting implementation. कि 2014 में एक कमेटी बनी थी, शांता कुमार कमेटी, या उसे शांता कुमार पैनल भी कहा जाता है। उसने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे बफर स्टोरेजेस को लेके, जिसमें से नया बफर स्टॉक पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट किया है, साइलो टोवर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और भी कुछ चेंजेस हमने किए हैं। और अब भी उसके काफी सारे और ऐसे सजेशंस हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग है। सो हमें उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। और ये जो डायनामिक बफर स्टॉक पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की है, ओपन मार्केट स्केल स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की हुई है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी बेटर होना चाहिए। सो दैट इज वेयर यू कंक्लूड द आंसर। सो आई होप दिस इज गिविंग यू करेक्ट गाइडलाइन। ओके, इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो आई होप दिस डिस्कशन हैज हेल्प्ड यू एंड this will guide you in your future endeavor. Thank you.